नई स्टडी के हिसाब से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की डेफिनेशन भी डिफरेंट आ गई हुई है अब। इट हैज़ टू बी अ पंचिंग बैग बिकॉज सारे वेंडर से रेट लिए और चीज़ें इकट्ठी की और सब कुछ किया और जाके बॉस से नहीं, यहाँ पे मैटर करती है आपकी पर्सनैलिटी। सो आपने कभी देखा ऑर्गेनाइजेशन में अगर पहली तारीख को सैलरी चली गई तो कभी किसी ने आके कहा थैंक यू सो मच मेरी सैलरी आ गई। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो पर्पस बिल्ट नहीं होते। वी हैव टू मेक अ डिसीजन इन अ राइट वर्सेस राइट डिलेमा। सेट पैटर्न बना लिया है कि गलत मर्द ही होता है। आई एम सॉरी टू से दैट वो ऐसा 100% नहीं होता हर दफ़ा। HR बिजनेस पार्टनर की हमने कल बहुत बात की। HRBP क्या करता है, HRBP कैसे करता है, HRBP को क्या करना चाहिए, HRBP को क्या नहीं करना चाहिए। द वेरी मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, अच्छा ये स्लाइड लेट क्यों डाली है इसकी भी मैं जवाब आपको बताता हूँ, बट द इंटीग्रल पार्ट इज़ द पर्सनैलिटी। सो HRBP की पर्सनैलिटी largely impacts what is being done. So if an HRBP or an HR manager or an HR resource जो वहाँ पे मौजूद है, if that person is not able to convince, not able to communicate, not able to persuade someone and not able to bring the people on their side, ये सारी traits आपकी personality की होती हैं। आप हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा सा अपनी ज़ुबान में समझते हैं कि इंट्रोवर्ट जो होता है वो बोलता नहीं है, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बोलता है। बट थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, साइंस हैज़ अ डिफरेंट, नई स्टडी के हिसाब से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की डेफिनेशन भी डिफरेंट आ गई हुई है अब। सो ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट है तो वो लोगों से जलन नहीं करेगा। सो ओके, हम जर्नल टर्म पे रहते हैं अभी। सो जर्नल टर्म में होता है कि HRBP इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी एक्सप्रेसिव, इट हैज़ टू बी। सो पंचिंग बॉक्स देखा हुआ सबने, पंचिंग बैग देखा हुआ सबने। सो इट हैज़ टू बी अ पंचिंग बैग। इन अगर मैं आपको टोटलिटी में बताऊं, इट हैज़ टू बी अ पंचिंग बैग बिकॉज उसके ऊपर ना सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ से प्रेशर आता है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी प्रेशर होता है। सो इट हैज़ टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। आपने कभी इफ़ यू रिकॉल, अगर किसी ने पंचिंग बैग पे पंच किया हो कभी, सो व्हेन यू गिव अ पंच वो थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब रहता है और फिर इट कम बैक टू इट नॉर्मल पोजीशन। सो द पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। अब इसको रिलेट करते हैं एक्चुअल एक्सपीरियंस से। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक एंगेजमेंट एक्टिविटी का प्रपोजल बनाया। लेट्स से आपने, आजकल आम का सीज़न चल रहा था, सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में खुशामदीद चल रहा था और बहुत से मैंगो सीज़न चल रहा था, किंग ऑफ द समर चल रहा था। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि अनम गई अपने बॉस के पास, उन्होंने कहा कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंगेजमेंट एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ। 100 लोग हैं लेट्स एग्जांपल, और मेरी ABC एक्टिविटी होगी, इसमें मेरी X अमाउंट की कॉस्ट आएगी। सो अनम गेट्स अ नो। ठीक है, अच्छा बाय द वे आज हमने केस स्टडीज़ भी करनी है। सो मैं 2 छोटी छोटी केस स्टडीज़ लेकर आया हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो अनम गेट्स अ नो। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे, एंड एनी आंसर कैन बी गुड, ठीक है, देयर इज नथिंग इज रॉन्ग हियर। सो आप मुझे बताएंगे कि व्हाट वुड बी अनम्स लॉजिकल रिएक्शन। अच्छा ओके, सो अनम अपने बॉस के पास जाती हैं। अनम कहती हैं कि मैं अपने 100 एम्प्लॉयज़ के लिए एक एंगेजमेंट एक्टिविटी होल्ड करना चाह रही हूँ, जहाँ पे मैं मैंगो सीज़न की मुनासबत से ABC एक्टिविटीज़ कराऊंगी। इन हाउस अरेंज करेंगे, एक्सटर्नल वेंडर आएगा, उसकी X अमाउंट कॉस्ट लगेगी। अनम के जो बॉस हैं वो आइडिया को सुनते हैं एंड ही टर्न्स डाउन द आइडिया। क्या लॉजिकल, क्या रैशनल या एक जेनेरिक रिस्पॉन्स होगा अनम का? हाउ वुड शी फील? यू कैन बी एज ओपन एज, आप जो जवाब कहेंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इनके आइडिया पे डिपेंड करता है कि इन्होंने कैसा आइडिया दिया है। बहुत क्लासिक जी, आइडिया, क्लासिक आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं, आप ये मेरे पास आई, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, सॉरी, जी। काम करें जाके अपना। तो सर इनको लॉजिक देना चाहिए कि दे दी इन्होंने, मैंने कहा नहीं जी। नहीं हो सकता। सो अनम इज़ नाउ फीलिंग सैड, शी इज़ डाउन। व्हाट्स नेक्स्ट? But she should stay अभी भी calm. आ रहा हूँ जी। Definitely अगर इनको नो मिलेगा तो नो मिल गया है, yes. मैंने इनको नो कर दिया है। शी विल गो विद द प्लान बी, और अगर नहीं होगा तो शी विल प्रिपेयर द प्लान बी आफ्टर द एब्जॉर्प्शन प्लान बी, हु एल्स? देयर इज़ अनदर आंसर टू इट। आपने सही कहा है, मैं आपसे भी पूछता हूँ, हम आपसे भी पूछेंगे।
एनीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट? जी, इफ़ आई एम अनम, मैं ये पूछूंगी कि किस वजह से, क्या रीज़न है जो नो हो रही है मुझे? मैंने आपसे कह दी जी, सॉरी टाइम नहीं है अभी हमारे पास, लोग पहले टाइम पे नहीं आते हैं, वर्क प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हुई है, आप प्लीज़ आके सीट पे अपना काम करें। अब आप कैसा फील करेंगे? हो गया। सो आपने मेरे ख्याल से शायद गूगल पे भी जाके देखें, सो द बॉस इज़ ऑलवेज राइट, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। बॉस ने कह दिया नहीं हो सकता। I want you all to think and come to the point related to the previous example जो मैंने भी दी है। Employees तो बॉस ने कह दिया है। No problem. I'll wait for the right time. And then Okay. when we need that feature, I'll try. इस पे फोकस करें। एक मिनट, हौसला, हाथ खड़ा करें। हमने सही आंसर पे आना है और अनम के पास वो है आंसर इसलिए मैं अनम से नहीं पूछ रहा। जी, बेसिकली उस टाइम हो ये सकता है, इफ़ आई वुड बी एट हर पोजीशन, ठीक है, और आपने रिफ्यूज़ कर दिया उस टाइम, तो पहली थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट विल क्लिक, वो मुझे तो यही होगा कि आइदर आई एम नॉट हैविंग एनी वर्थ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मेरी आइडियाज़ को कोई वर्थफुल नहीं समझता। सेकेंडली, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द बॉस, जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ टाइम के बाद ये चीज़ ज़रूर क्लिक करेगी कि भाई यहाँ पे जब मुझे आइडियाज़ को नहीं वर्थफुल समझा जाता, फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि मेरी यहाँ पे ग्रोथ होगी, तो आइदर आई विल बी स्विचिंग माई सेल्फ, और मैं सोचूंगी ज़रूर कि मैं किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मेरे आइडियाज़ को अप्रिशिएट किया जाए, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो, ठीक है, बिकॉज पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट, जो आप बता रहे हैं। जी अनम, अब आप बताएं। ऐसा ही होगा? अच्छा, ऐसा नहीं होगा। चलें, अब आप बताएं। मेरे लिहाज से मैं जो करूँगी, मैं पहले तो अच्छा बॉस की प्रॉपर बात सुन ली मैंने, ठीक है, आराम से बैठ के नो हो गया, लेकिन मैं वहाँ से उठ के जाऊँगी नहीं। अच्छा, ओके। हाँ, नहीं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम और हर, उनको आइडिया बताऊंगी, ठीक है, ये आइडिया और इसका हम लोगों को बेनिफिट क्या हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, अच्छा कॉस्ट कटिंग की प्रॉब्लम है तो हम, ठीक है, इसको डिफरेंट वे में मैं आपको प्लान दे देती हूँ, वो कर देंगे। कन्विंस करूँगी कि ये एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर वेलबींग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि मैंने नोट किया, ये मैं फेस कर चुकी हूँ। हमने लास्ट मंथ मैंगो पार्टी की थी, जो दुबई के एम्प्लॉय जो हमारे हैं CEO, उन्होंने कहा था इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो वहाँ पे होते हैं, उनको यहाँ के कल्चर का इतना आइडिया नहीं है, तो उनको कन्विंस किया कि ठीक है एम्प्लॉयज़, क्योंकि हमारा पिछले 1 मंथ से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो उसका फिर मैंने कहा आपको ये पॉइंट्स है सर, आपको इसके बाद ये देखना एम्प्लॉयज़ के अंदर ये डिफरेंट फील होगा। तो जब एक्टिविटी हुई थी उसके बाद उनका मोरल इतना बूस्ट हो गया था, वो इतने एक्टिव हो गए थे उस चीज़ की वजह से, तो उनको ये समझाने के बाद, उनको कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, ओके गो हैड, लेकिन अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में आप इवेंट नहीं कर सकती। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो इस बात पे वो कन्विंस हुए थे। ओके, सो अनम ने एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे की है, जो कि वी रियली अप्रिशिएट। आपका सॉरी नाम क्या है? अमारा। सो अमारा ने जो बात की है एग्जैक्टली ये होता है। सो ये पर्सनैलिटी, सो अभी मैंने आपसे कहा जी जी प्लीज़। चूँकि मैं क्वालिटी कंट्रोल में ऑपरेशंस हूँ, तो ड्यू टू ऑपरेशंस मेरा तकरीबन हर दूसरे बंदे से इंटरेक्शन होता है रेगुलरली, और ये जो मैम ने पहले बात की, शुरू में जब बहुत सारे आइडियाज़ आते थे तो जब होते थे और वो टर्न डाउन होते थे तो बहुत बुरा लगता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट आई लर्न दैट इज़ कि आपके बहुत सारे जो इस तरह के आइडियाज़ हैं जिनको डस्टबिन में डाला गया और आप फिर भी काम रहे, और आपकी जो इनपुट थी सिस्टम के अंदर वो कंटिन्यू रही, तो एक टाइम में आके आपकी पर्सनालिटी का जेस्चर ये बन जाता है कि ये बंदा जो बात करता है वो ठीक करता है और उसका बेनिफिट होता है। एंड आफ्टर, मतलब उसमें मैं पर्सनली कहूँ कि आई एम सर्विंग इन अ सिंगल प्लेस, मैं 11 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, तो उन 11 साल में आके राइट नो आई एम इन अ पोजीशन कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी डील थी और वो नहीं हो पा रही थी, और आई वॉज ऑन लीव, तो स्पेशली मुझे घर से कॉल किया गया कि यार उसे बुलाओ, वो आके बॉस से बात करे, और ये तब हो सकता है। और मैं आया घर से, मैंने आके बात की तो सर ने दूसरी बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है यार ये ताहिर कह रहा तो इट्स ओके कर लो, लेकिन उसके पीछे मतलब मुझे अच्छा खासा टाइम देना पड़ा, मेरे बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो डस्टबिन में गए हैं, एंड देन जाके मतलब हम जब तक कूल रह के सिस्टम के साथ, यानी मुझे एक इदारे में, फैमिली में, हर जगह पे जब तक आप और मैं कंट्रीब्यूट करके, सेक्रीफाइस करके आगे नहीं बढ़ते, उस वक्त तक हमारी वो वर्थ नहीं बनती, और जब तक वो वर्थ नहीं बन जाती, ये डिक्लेयर नहीं हो जाता कि ये बंदा सिस्टम के लिए कैसा है, उस वक्त तक कोई भी हमारी बात को फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता और उसको साथ में लिखिए। शुक्रिया।
सॉरी एक सेकंड, अमारा ने पहले हाथ खड़ा किया। हाँ एक सेकंड, पहले उन्होंने हाथ उनका खड़ा अपनी जगह पे स्टांस ठीक होगा, बट व्हाई वेस्टिंग 11 years एट वन प्लेस जब आपके अंदर पोटेंशियल मैं उसी पे आ है? रहा हूँ। आप उस पर्सनालिटी वाले बंदे के साथ क्यों अपने आप को कर बिल्कुल रहे सही हैं? कह रही हैं। आपके जो है पैशन है So आपका, एक्चुअली फॉर एन HR मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू आर अ परसिस्टेंट मैन। इफ देयर वाज अनदर गाय और अ रिसोर्स हु इज यंग, एनर्जेटिक, वांटेड टू डिलीवर समथिंग, डिस्कस्ड अपॉन एन आइडिया, जिस तरह अभी किसी ने कहा कि बहुत सारे वेंडर से रेट लिए और चीज़ें इकट्ठी की और सब कुछ किया और जाके बहुत से नहीं हो सकता। सो यस, यहाँ पे मैटर करती है आपकी पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी एब्जॉर्बेंट होनी चाहिए। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात शायद की थी कि HR जनरली इज़ अ थैंकलेस जॉब। आप एक आपने कभी देखा ऑर्गेनाइजेशन में अगर पहली तारीख को सैलरी चली गई तो कभी किसी ने आके कहा थैंक यू सो मच मेरी सैलरी आ गई? कहा है? अच्छा, यू वर्क इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसकी पिछले महीने की सैलरी नहीं आई होगी। हाँ, ये फिर उसकी कोई और मसला होगा। थैंक्स कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको डिसीजन मेकर की जगह पे रखें, देखें। अच्छा, मैं ये वाली बात इंक्लूड कर लूँ, फिर मैं आपका कमेंट लेता हूँ। ये मैं कभी किसी ने आके आपको मेरे ख्याल से थैंक्स नहीं बोला होगा। हाँ, इन अ कल्चर जहाँ पे शायद प्रॉब्लली सैलरी लेट जाती होगी, अगर मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि सैलरी आ गई है तो दैट्स इट। बट अगर सैलरी नहीं आई तो कितना बड़ा इशू खड़ा हो जाता है, चाहे वो एक बंदे की हो चाहे वो 10 बंदे की हो। सो नो वन इज़ प्रोबेबली गोइंग टू लिसन ऑन दैट कि वो सैलरी क्यों नहीं गई। सो दे लुक आफ्टर द एंड रिज़ल्ट। इसीलिए HR बिजनेस पार्टनर को जनरली HRBP का रोल नहीं होता, बट चूँकि HRBP फ्रंट एंड पे होता है तो ही और शी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो एज एन HRBP I have seen, experienced in multiple organizations, HR सैलरी डिस्बर्स HR ने नहीं करनी होती, फाइनेंस नहीं करनी होती। सो HR टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पता होना चाहिए किस तारीख को सैलरी जानी है। फाइनेंस के पास फंड्स अवेलेबल हैं, बिकॉज ये भी होता है, फाइनेंस का हमें बताया नहीं आपने, हम इतने फंड सही थे, हमने तो पिछले महीने के हिसाब से 30 मिलियन रखा हुआ था, आपने 35 मिलियन का पेरोल बना दिया, तो हम 5 मिलियन अब हम अरेंज कर रहे हैं। येस, दिस हैपन्स। सो पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। आपको ना सिर्फ फ्रंट फुट पे जाना पड़ता है, बल्कि आपको 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीपल। एट टाइम्स आप लोगों को आगे होके गले मिलते हैं, एंड एट टाइम्स यू पुल देम सेल्फ टू योर सेल्फ। यस, सो आप उनको कन्विंस करते हैं कि येस दिस हैज़ टू हैपन। सो जब हम, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी चीज़ को अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें, अगर मेरे पास कुछ ऐसा एम्प्लॉय है जो कि इनपुट दे रहा है, इफ़ आई टेक टाइम कि मैं उस पर ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, वो भी मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, आई लूज दैट एम्प्लॉय। तो जो डिसीजन मेकर होता है उससे बड़ा राशनल होना होता है, उसको कंपनसेट करना है और उसको उसने इन्वॉल्व रखना है। वो नहीं कर सकता, वो एम्प्लॉय अपने आप को मज़ीद वैल्यूबल करेगा, एंड ही विल क्रिएट 5 more ऑप्शन और शी विल क्रिएट 5 more ऑप्शन। देन आई कैन नॉट जस्टिफाई, ठीक है वो उसने बेहतर किया और मैं उसे रिटेन नहीं कर सका। तो डिसीजन मेकर को अपना, मतलब इन द एंड सफ़र डिसीजन मेकर करता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन देखें चैलेंज क्या है। सो जिस तरह हमने कल बात शुरू की, वी समहाउ ऑल एग्री कि अभी HR में बहुत ज़्यादा वैक्यूम मौजूद है, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक HR तो बहुत एक नेक्स्ट लेवल की बात है, जहाँ पे HR, आई एम श्योर यू गाइज नो कि अभी बहुत सारे HR के फंक्शंस ऐसे हैं जो कि वी बीइंग HR पीपल थिंक दीज आर टाइम कंज्यूमिंग। फॉर एग्जांपल पेरोल आउटसोर्स कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप आ जाएं, हाउसकीपिंग आउटसोर्स कर दी जाती है, बिकॉज नाउ देर इज़ अ टाइम, देर इज़ अ रियलाइजेशन that HR should focus on what they are meant to do. जिस तरह production is required to produce things, marketing is required to bring in the customers, sales is required to bring in the revenue. HR का focus भी अब अच्छी organizations में, जहाँ पे वो उस phase से गुजर चुके हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने operational HR देखी, ट्रेडिशनल HR को रन किया, पेरोल बनाई, छुट्टियाँ लगाई, फाइलें बनाई,
फिर वो 3 लैग मॉडल पे आए, उनको पता चला कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम हाँ देखें HR जर्नलिस्ट आपको इन एनी केस रहना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है HR जर्नलिस्ट इज़ मोर ऑफ एन HR BP। HR जर्नलिस्ट आपको क्यों रहना पड़ता है? बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी इंटरेक्शन हर किसी से होनी। आपने फाइनेंस से भी मिलना है, आपने मार्केटिंग से भी मिलना है, आपने ERP से भी मिलना है, आपने इंजीनियरिंग से मिलना है। सो आपको नो हाउ हर किसी की होनी चाहिए। बट येस, अब वो रियलाइजेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली, वेरी स्मॉल परसेंटेज, बट इन सम ऑर्गेनाइजेशंस इट इज़ कमिंग दैट HR की चीज़ों को फोकस किया। अब HR की क्या मेन, सो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट जो मैंने कल भी आप लोगों से जिक्र किया, टैलेंट डेवलपमेंट जो अभी हमने अभी आगे एक मॉडल देखना है, रिसोर्स डेवलपमेंट, टैलेंट सस्टेनेबिलिटी की मैंने कल आप लोगों से बात की थी। सो HR उस पर फोकस करे, बिकॉज आप मशीनरी, वी ऑल नो मशीनरी परचेज हो सकती है। जिस तरह कल मुझसे वो IT सेक्टर से कौन थी, आप थी, सॉरी, हाँ, सो नहीं आपने भी मेरे से सवाल किया था शायद कि हमें मल्टीपल टाइम रेज देना पड़ता है, नहीं कौन जिक्र कर रहा था, आप ही थी, ओके। सो व्हाट इज़ नॉट रिप्लेसेबल इज़ योर रिसोर्स, जिसने ओवर द, क्यों कोई जब रिज़ाइन करता है और वो अच्छा रिसोर्स होता है, सो वी ट्राई टू रिटेन देम। लाइन मैनेजर क्यों उसे रिटेन करता है? बिकॉज रिसोर्स डेवलप करने में आपको साल लगते हैं। इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर्स वंस डेवलप्ड दे गेट मैच्योर। रिसोर्स डेवलप होने में आपको लगता है। सो देयर इज़ अ टर्म, इसको गूगल कीजिएगा, we as a HR professional, as an HR BPs close to the business, should rather shift our focus from exit interviews to stay interviews. So stay interviews करना ज़रूरी है, and how we conduct that. So for example, अभी हम आगे बात करेंगे सक्सेशन प्लानिंग की, टैलेंट मैपिंग की। सो आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं। इनको आज की तारीख में मैंने बहुत अच्छी सैलरी दी हुई है, दे आर टोटली एंगेज, उनको अपना करियर पाथ पता है, बट यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग टुमारो। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम फॉर अ कॉफ़ी और अ कप ऑफ टी ऑन द डे दे पुट देयर रिज़ाइन, आप उनसे एक स्टेप पहले उनको बुला लें। तो स्टे इंटरव्यूज़ में आप क्या करते हैं? यू मीट योर एम्प्लॉयज़ ऑन अ रेगुलर इंटरवल, नॉट ओनली यू बट यू इन्वॉल्व द सीनियर मैनेजमेंट। आप बिजनेस हेड को इन्वॉल्व करें, आप प्रोबेबली CFO को इन्वॉल्व करें, आप प्रोडक्शन के हेड को इन्वॉल्व करें। यू मेक अ पैनल आउट ऑफ इट एंड जस्ट मेक देम फील दैट दे आर वैल्यूएबल फॉर द कंपनी। बिलीव यू मी, नो मैटर, वी ऑल एग्री दैट वी वर्क फॉर मनी, बट आई हैव सीन पीपल, हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद भी है। सो पीपल लिव विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे स्ट्राइक करते हैं। सो आई हैव केम अक्रॉस अ सिनेरियो, ये मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो बताने लगा हूँ। सो इन वन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्टेड कनेक्टिंग द फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज़। सो वी स्टार्टेड डूइंग फैमिली डे। सो सैटरडेज़ वर जनरली ऑफ, सो हमने एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज किया कि आप थ्रू इनरोलमेंट अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ ऑफिस में, वील एंटरटेन यू, हम आपको रिफ़्रेशमेंट्स कराएंगे, हम आपको, आपका जो ऑफिस है, फॉर एग्जांपल आई सिट इन माय ऑफिस, सो आपके ऑफिस में अपने बच्चों को लेके जाएं, वालदैन को लेकर आने चाहते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सो द नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वर ग्रोइंग। सो देयर वाज अ कंसर्न कि जब, और ये मैं आपको आज से कोई ऑलमोस्ट 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सो देयर वाज अ कंसर्न कि फ़ीमेल रिटेंशन कैसे होगी। सो फीमेल रिटेंशन के बड़े गिने चुने रूल्स हैं। आप उनको सेफ़ एनवायरनमेंट दे दें, आप उनको अच्छी तनख्वाह दे दें, आप उनको करियर प्रोग्रेशन दे दें, सो इन अ गुड सेंस कि उनको पता हो कि आफ्टर मैरिज दे विल कंटिन्यू, गिव देम गुड सैलरीज एंड प्रोग्रेशन इफ़ दे आर टैलेंटेड। ओके, सो हमने उसमें से एक पॉइंट पकड़ा, हमने फ़ीमेल आर शुरू किया। फ़ीमेल आर क्या था? हमने उन फीमेल्स को कहा कि जो ऑब्वियसली या तो सिंगल थी या दे वर रिसेंटली मैरिड, कि आप इनवाइट तो सबको किया, बट उसमें से मेजर इंटरेस्ट जो लिया वो इन 2 कैटेगरीज ने लिया। बिकॉज जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, वो सेटल्ड हैं, दे जनरली डोंट टेंड टू स्विच। उसकी वजह क्या होती है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग को अपने इर्द गिर्द ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी कि एक फ़ीमेल हु इज़ मैरिड, हु हैज़ किड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से भी मुतमईन है, और
चूंकि उसको पता है कि मैं 4-5 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मेरे घर में कोई चैलेंज होगा तो मुझे छुट्टी भी जल्दी मिल जाएगी, मुझे अगर जल्दी जाना पड़ेगा तो मैं जल्दी भी जा सकती हूँ। तो दिस इज़ अ फैक्ट फॉर द फीमेल्स। हमें चैलेंज आ रहा था उन फीमेल्स को जो कि प्रॉबली रिसेंट ग्रेजुएट्स थी या 3 से 7 साल की एक्सपीरियंस वाली थी। सो वी स्टार्टेड डूइंग फैमिली आर, फीमेल आर के बाद हमने फैमिली आर इंट्रोड्यूस कराया। सो फीमेल आर का हमें फ़ायदा क्या हुआ, वी इनकरेज देम टू ब्रिंग इन देयर मदर्स, देयर फादर्स। नाउ अब ये मैं आपको एक फ़ीमेल की ज़ुबानी बात करने लगा हूँ। सो शी टोल्ड मी कि नाउ माई मदर कैन रियलाइज वाइल सिटिंग इन हर हाउस कि मैं किस जगह पे बैठ के काम करती हूँ, मेरे कॉलीग्स किस जगह पे बैठे हुए हैं। मैं अगर उनको, वो मुझे फ़ोन करती हैं और मैं फ़ोन नहीं उठाती और वो मुझे आके कहती हैं कि मैं उनको बताती हूँ कि जी मैं अपने बॉस के पास थी या आई वॉज यूजिंग द रेस्ट रूम, तो शी कैन रिलेट कि वो रेस्ट रूम कहाँ पर है, वो मेरी सीट से कितना दूर है। या मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं कैफ़ेटेरिया जा रही हूँ, तो शी कैन रिलेट वो कैफ़ेटेरिया कैसा है, क्या इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कौन से लोग मौजूद हैं। एंड व्हेन आई टेल हर कि मैं ऑफिस से निकल आई हूँ और मैं घर के रास्ते में हूँ, तो शी कैन एक्चुअली रिलेट कि वो रास्ता कौन सा है। एंड वन ऑफ द केस वो द फैमिली आर, उसमें से एक रिसोर्स ने आके एक्चुअली बताया कि मेरे बच्चों ने कहा कि अच्छा, सो व्हेन द फैमिली केम, हमने उनको रिफ्रेशमेंट्स कराई, बच्चों के लिए हमने गुडी पैक्स रखे हुए थे, हमने उनको टॉफ़ीज़ दी, गिफ्ट्स दिए, दे वर ऑल हैप्पी। उनको कैफेटेरिया लेके गए, जिम्नेजियम गए, वहाँ पे बच्चों ने डार्ट्स खेली, लूडो खेली, कैरम पड़ी हुई थी। सो दे वेंट ऑल बैक होम। कुछ अर्से बाद उनमें से एक एम्प्लॉय ने रिज़ाइन किया, उसके साथ जो डिस्कशन हुई, वी मैनेज टू स्टॉप हिम और वी टोल्ड हिम कि आप अपनी फैमिली से एक दफ़ा मशवरा कर लें। ही केम बैक एंड सेड कि मेरी फैमिली में से मेरे बच्चे कह रहे हैं पापा आपने वो जॉब नहीं छोड़नी, हमें आपका ऑफिस बहुत पसंद है। सो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ व्हाट HR इज़ मेंट टू डू। आपने हमारे जो 8 से 12 घंटे दफ्तर में गुजरते हैं, वी हैव टू मेक देम फील कि वो घर जैसा माहौल तो नहीं दे सकते, लेकिन वी हैव टू मेक देम फील दैट इज़ समहाउ कनेक्टेड टू आवर होम। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा, बात पर्सनैलिटी से शुरू हुई थी, कहीं और चलेगी, कि HR की चीज़ें जो हैं वो आउटसोर्स हो रही हैं। HR का फोकस चेंज हो रहा है। HR को रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी पे, उनका करियर पाथ कहाँ जा रहा है, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। बट हैविंग सेड एवरीथिंग, ट्रांजैक्शनल HR अभी भी है। आई एम श्योर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या काम करते रहे हैं, दिस एग्जिस्ट्स। उसको बेहतर कैसे करना है एंड एज अर्ली एज पॉसिबल टू डिटैच आवरसेल्व्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। If I have option, there are male employees within the organization. उनके बच्चों की भी छुट्टियां हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स, उन्हें घर की भी चीज़ें देखनी है, ये वो देखने हैं, और मेरे पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मेल मेंबर्स दे रहे हैं, तो उनकी भी फैमिली और वो भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, या शायद फीमेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि भाई वो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने उनको भी रिटेन करना है। अब अगर मेरे पास आउटपुट मर्दों का ज़्यादा है, इन इफ़ आई एम हायरिंग, तो अवेलेबल पूल में से मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और मुझे बंदे मिल रहे हैं, तो वाई शुड आई ओनली फोकस ऑन फीमेल्स? आई हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू माई मेल एम्प्लॉयज, जो कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। उनके फैमिली, उनके बच्चे, अगर मैं उनकी छुट्टियों को स्पॉन्सर करता हूँ तो वो भी मुझे ओन करेंगे। आई कैन नॉट लूज माई मैन एम्प्लॉयज़ एज वेल। तो मैंने आपको मैन की एग्जांपल दी है, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है वो मेल एम्प्लॉय की दी है। आप फीमेल और बता रहे हैं? ना, मैंने आपको दोनों बताया। सो आई टोल्ड कि जो फैमिली आर था उसमें अ पर्सन हु ब्रॉट हिज फैमिली विद हिज किड्स, आफ्टर 2-3 मंथ्स उसने रिज़ाइन किया। वी हैड अ डिस्कशन विद हिम, और ये मैं आपको आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैड अ डिस्कशन विद हिम एंड वी टोल्ड हिम कि आप अपनी फैमिली से भी एक दफ़ा मशवरा कर लें, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, आप डिसलोकेट हो रहे हैं। सो दैट गाय वॉज रिटेन्ड, और उसने एक बात बोली थी कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चों ने मुझे कहा है कि पापा आपने ये जॉब नहीं छोड़नी, हमें आपका ऑफिस बहुत पसंद है। सो ये मैंने मेल की बात की। फीमेल की तो फीमेल्स तो अलहदा से मैंने आपको डिस्कशन किया कि वो दैट वाज अ फीमेल आवर, उसमें सिर्फ वो पर्टिकुलरली वो फीमेल्स जो सिंगल थी और हु वर रिसेंटली मैरिड, बिकॉज एज अ सोसाइटी देखें वी हैव कम अ लॉन्ग वे नाउ। आज हम 2022 में खड़े हैं, मैं आपको गालबन 2013 या 14 की बात बता रहा हूँ। तब फीमेल पॉपुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन वर वेरी लो। मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने काम किया, वी ग्रू फ्रॉम 1% टू 12%। सो वो कैसे किया? अच्छा, तो मेल फीमेल दोनों। नाउ द इट्स नॉट इक्वालिटी, इट्स नॉट
जेंडर इक्वालिटी और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम उससे भी एक स्टेप आगे चलेंगे. इट्स इंक्लूसिविटी. वी हैव टू बी इंक्लूसिव. वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है. सो वी एट वन पॉइंट इन टाइम आई ट्राइड, थोड़ा सा चैलेंज आया बिकॉज अभी उस तरह से वो डाटा भी उनका अवेलेबल नहीं है. सो आई ट्राइड कि हम अपनी स्टिचिंग लाइंस में ट्रांसजेंडर को इंगेज करें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी. हम वी हैव गॉन बियॉन्ड द मेल एंड फीमेल जेंडर. अब आपका क्या ख्याल है कि हम वो कहते हैं ना फीमेल CEO, वाई फीमेल CEO? इट्स अ CEO. Yes. So we have gone beyond the gender to the word inclusivity. अगर आप लेटेस्ट DNI so the new concept is diversity and inclusion. And diversity as a natural human being, मेरे ज़हन में आता है मर्द और औरत. अब आप बताएं इस रूम में कितनी डाइवर्सिटी है? बेशुमार. आप गिनना शुरू हो ख़त्म नहीं होगी. लेट्स स्टार्ट राइटिंग इन डाउन. मैं आपको बताता हूँ, आप पूरा अगला एक हफ्ता लिखते रहेंगे, डाइवर्सिटी नहीं ख़त्म होगी. मैं पहली रो में ही पढ़ लेता हूँ. आप कहाँ से हैं? किस शहर से हैं आप? अच्छा, चेंज करते हैं. ओके फाइन. डाइवर्सिटी. मैं अगर आपसे आपका वो सब कास्ट पूछ लूँ या कास्ट पूछ लूँ तो सबकी चेंज होगी. क्वालिफिकेशन? डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी इज़ नॉट मेल एंड फीमेल. जब हम कहते हैं ना डाइवर्सिटी, तो यस, पहली बात आती है जेंडर डाइवर्सिटी. बट वी हैव गॉन बियॉन्ड द जेंडर नाउ. अब सो मैं फॉर द लास्ट, हम HR वाले भी इवॉल्व होते हैं, हमारे भी माइंडसेट्स को चेंज होना पड़ता है. हमें भी अपने कॉन्सेप्ट्स को रीफ्रेश करके हमें अनलर्न और रीलर्न करना पड़ता है. सो हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना पड़ता है. सो हमने भी अपने आप को चेंज किया, और जब हम चेंज हो जाते हैं तो फिर हम बिज़नेस को चेंज करते जाके. तो फॉर एग्जांपल इन माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ वॉशिंग डिपार्टमेंट. सो वॉशिंग डिपार्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है हीट ओरिएंटेड है. वहाँ पे टेक्सटाइल का जो वॉशिंग होता है उसके अंदर बड़ा नॉर्मल, आप सर्दियों में भी चले जाए ना तो आपको सर्दी तो दूर की बात, आपको पसीने आएंगे वहाँ पे. क्योंकि 50+ वहाँ पे जो वॉशिंग मशीन्स लगी होती हैं, देयर आर बिग वॉशिंग मशीन्स, स्टीम पे चल रही होती हैं. वहाँ पे एयर निकल रही होती है, हॉट एयर, ओवन्स चल रहे होते हैं वहाँ पे. सो वी इंटरव्यूड अ फीमेल, शी इज़ अ केमिकल इंजीनियर. मैं आपसे 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ. मैं आपको कॉन्सेप्ट चेंज करने की बात बता रहा हूँ. एंड द आपने कल बात की थी ना रेजिस्टेंस की एंड द मैनेजमेंट, मैं अब आपको पूरा उसके अंदर एक दायरे के अंदर बंद करके देता हूँ. सो शी केम फॉर एन इंटरव्यू. वी इंटरव्यूड हर. शी वॉज आउटस्टैंडिंग. शी वॉज अ फ्रेश ग्रेजुएट बट परफेक्ट. मतलब आप उससे कोई कॉन्सेप्ट पूछ लें, केमिकल इंजीनियरिंग कैसे होती है, ABCD थीसिस, ये वो एवरीथिंग, शी वॉज स्पॉट ऑन. जब डिस्कशन की बात आई तो मैं एंड माई बॉस हु वाज इंटरव्यूइंग हर, वी वर थिंकिंग कि विल पुट हर आइदर इनटू अ वेंडर मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर, या हम इसको कहेंगे कि आप प्रोडक्शन फ्लोर पे आ जाओ जहाँ पे थोड़ा सा माहौल ज़रा डिफरेंट होता है. तो शी सेड नो, मुझे वॉशिंग में जाना. हमने कहा यार मतलब इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस. तो वहाँ पे कोई फीमेल नहीं है, दे आर ऑल मेल, राउंड 3 शिफ्ट्स चलती हैं. सो इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क. लेकिन नहीं, अब यू गाइस कैन थिंक ऑफ इट. मैंने तो सोच लिया. हमने कहा ओके, हमें थोड़ा सा टाइम दें आप. शी वेंट ऑफ, और तकरीबन को 2-2.5 महीने गुजर के हमारा ख्याल था उसको जॉब मिल गई होगी. सो वन फाइन डे शी कॉन्टेक्टेड अस बैक कि हैव यू गाइस मेड अप योर माइंड. सो मैं तो भूल चुका था उसको. तो आई वेंट टू माई बॉस एंड सेड कि बॉस, शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर आवर आंसर. तो उन्होंने कहा यार उसको बुलाओ दोबारा. हम उससे दोबारा बुलाया, हम उससे मिले, हमने उसको कन्विंस करने की कोशिश की. मैं उसको घंटा सवा घंटे की मीटिंग थी. हमने अपने मार्केटिंग डायरेक्टर को बुला लिया. कि यार आप बताएं इसको मार्केटिंग में कितनी ग्रोथ है. तो शी विल बिकम अ मर्चेंडाइज़र. और जितना माशाल्लाह इसके पास गारमेंट का, केमिकल का एक्सपीरियंस है, गारमेंट सीख जाएगी, वॉफ एंड वेफ्ट सीख जाएगी. तो
वो नहीं जी नहीं, मैंने वॉशिंग में जाना। देन वी टुक अ डिसीजन, हमने प्लांट हेड को ऑनबोर्ड किया, हमने डिपार्टमेंट हेड को ऑनबोर्ड किया, वी मेड श्योर द फैसिलिटीज़ आर ओके, हमने उसको वॉशिंग में डाल दिया। शी इज़ वर्किंग देयर, शी इज़ द फर्स्ट केमिकल इंजीनियर इन आवर वॉशिंग डिपार्टमेंट, शी इज़ द फर्स्ट केमिकल इंजीनियर इन वॉशिंग डिपार्टमेंट, कोर ऑपरेशंस में। और हम परेशान थे कि यार ये बच्ची, हमने कहा ये सर्वाइव नहीं करेगी। 1.5 साल हो गया, शी इज़ देयर एंड शी हैज़ मेड हर प्लेस। तो दैट मेड अस थिंक दैट थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड। अब आप ये नहीं देख सकते वो केमिकल इंजीनियर फीमेल है या मेल है, अच्छा वो एक चेंज लेकर आई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। जब उसने काम करना शुरू किया, सो वी रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट, हमें फीमेल ही चाहिए। सो फीमेल की प्रोडक्टिविटी मेल से ज़्यादा होती है। सो आई हैव सीन फीमेल्स वर्किंग मोर देन मैन। मैं एक मर्द हूँ यार, मतलब आई एम एक्सेप्ट बीइंग हेड ऑफ HR, मैं इस चीज़ को बड़ा डिलिबरेटली खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ। आई हैव सीन माई फीमेल कॉलीग्स। I have no issue, but the data available even होगा, US आई एम श्योर। टेक इंडस्ट्री पे उसमें मेल का ज़्यादा productivity। बट देखिए जो डाटा होता है ना, वो मैं बिल्कुल आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैक्ट्स डाटा जनरली सैम्पल बेस्ड होता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बट एज ऑफ येट मैं अपना एक्सपीरियंस है आपसे बताऊं तो आई हैव सीन फीमेल्स। HR की बात ही कर रहा हूँ, दे आर वेरी प्रोडक्टिव। अक्सर मैं प्रेफर करता हूं कि यार बस कर दो, मतलब नहीं ओके सारे बराबर है, वी आर ओके, डन कम बैक जी। हाँ जी, सर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ कि वो पैकिंग के लिए सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को हायर करते हैं। अच्छा। सुपरवाइजर भी ट्रांसजेंडर के होते हैं और पूरा पैकिंग डिपार्टमेंट उनके लिए, जो भी पैकिंग करेंगे वो सारे ट्रांसजेंडर के होंगे, वो खुद रिसोर्स भी करते हैं ट्रांसजेंडर। हाँ ये करते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो थिंग्स हैव चेंज, सो नो डिसरिस्पेक्ट टू द मेल, बट यस मैंने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ, आप सही कह रहे हैं। जी प्लीज़। सर आप बात कर रहे थे फीमेल रिटेंशन की। सर मैंने क्योंकि सियालकोट में जॉब की थी, तो सियालकोट में अभी खैर अब का मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या है, लेकिन आज से कोई 8-10 साल पहले वहाँ पे फ़ीमेल रिटेंशन पे बहुत ज़्यादा काम होता था, क्योंकि फैमिलीज़ अच्छा नहीं समझती थी फैक्ट्रीज़ में इस तरह से काम करना। तो फीमेल रिटेंशन के लिए वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, जैसे जितने आपने वो सारे बताए इस तरह वो करते थे। उसके बाद जब मैं लाहौर मूव हुई, इवन शादी से पहले, तो मेरे एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की कि यहाँ पे फीमेल्स जो हैं जिनकी मतलब शादियाँ हो जाती हैं, छोटे बच्चे हैं और जो अपना करियर परस्यू करना चाह रही हैं, तो यहाँ पे डे केयर सेंटर्स उस तरह से नहीं है। हालांकि HR बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। आप जैसे अभी आपने बात की कि इंक्लूजन की तरफ आ गए हैं, सारा काफ़ी फीमेल रिटेंशन पे काम बहुत ज़्यादा किया गया है, लेकिन डे केयर सेंटर्स हमें सिवाय चंद के कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है? मैं आपको वजह तो प्रॉब्ली नहीं उस तरह से बता सकूँगा, बट ये है कि सर कुछ अच्छी मैं ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, लाइक हाँ, नेट्सोल है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, और काफ़ी मैंने लिस्ट डाउन किए हुए थे। सो देखिए बट वजह बहुत मोस्टली सारी नहीं है, अभी स्टिल नहीं है। सो वजह बहुत सारी हो सकती हैं। वन ऑफ द रीज़न कुड बी माइंडसेट। सो एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी उस तरह से नहीं आई कि अच्छा, अब एक्सेप्टेबिलिटी किस लेवल की है मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अच्छा देखिए, जब हम HR के टर्म से बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दैट नीड्स फर्दर एक्सप्लेनेशन। सो इसलिए आपने ना कंक्लूजन ही ड्रॉ कर लेना मेरे वर्ड से, मुझे फिनिश करने देना। सो माइंडसेट, फीमेल्स को रख लिया इज़ वन पार्ट। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि वी मेड रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट्स, फीमेल का कॉमन रूम हो, फीमेल के लिए वॉशरूम सेपरेट हो, फीमेल के लिए कैंटीन सेपरेट हो, फीमेल्स की लाइंस पर। अच्छा ये सब भी हम कहते हैं और फिर हम फीमेल से भी ये सुनते हैं कि हमें इक्वल ट्रीट किया जाए, बट अभी द एनवायरनमेंट इज़ नॉट रेडी टू ट्रीट देम इक्वल। ठीक है, इट इज़ द फैक्ट। जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है वहाँ पे आप एकदम से कुछ नहीं कर देते, इट टेक्स टाइम। जैसा मैंने आपसे कहा कि इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मैंने सिविल एविएशन में इंटर्नशिप की थी, काफ़ी डिटेल की थी। मतलब इतना वेल स्ट्रक्चर्ड इदारा है जिसका बजट भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी मैंने फीमेल से बात की, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो वहाँ पे तो काफ़ी मतलब बूढ़ी ख़वातीन भी थी, तो हर एज की लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि वहाँ पे भी इवन उसमें एक अभी भी मैं उनके साथ इन टच हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक मतलब यहाँ पे डे केयर सेंटर नहीं है, अब मेरी एक कज़न ने अपने बेबी को डे केयर सेंटर में रखा, लोकल डे केयर सेंटर में, और उसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो गया और आई थिंक ही हार्डली सर्वाइव उसका जो बेबी था।
तो मतलब अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी अभी तक ये मतलब एक वेरी बेसिक चीज़, मदरहुड इज़ वेरी बेसिक चीज़, तो अगर उसको वो एड्रेस नहीं कर रहे तो व्हाट इज़ एचआर, वेयर इज़ एचआर? ओके, सो इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले मेरा सवाल जवाब मुकम्मल होने दें। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को बंदों को भी दे रहे हैं, देखिए दोनों को दे रहे हैं। सो देखें, जब हम माइंडसेट की बात करते हैं ना, सो हायरिंग फीमेल्स इज़ वन पार्ट, मैनेजिंग देम इज़ वन पार्ट, बट मैनेजिंग देयर किड्स इज़ अनदर पार्ट. इट्स एन अदर अपहिल टास्क फॉर द मैनेजमेंट. क्यों? देखें, जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स है, अब मैं अगर यहाँ पे कोई प्रोसेस ओरिएंटेड इंडस्ट्री से है, फर्टिलाइज़र से है, ऑयल एंड गैस से है, वहाँ तो डे केयर का सोचते भी नहीं है, बिकॉज थोड़ी सी CO2 या नाइट्रिक ऑक्साइड की जो लीकेज है, दैट कैन फिनिश एनीथिंग. सो ये माइंडसेट कहने के साथ साथ वहाँ पे एक सेफ्टी मेजर है. ठीक है, मैं टेक्सटाइल की बात कर लूँ, बहुत फ्लफ है, बहुत फ्लफ है. इवन द नॉर्मल पीपल हु वर्क अराउंड, जो प्रोडक्शन में भी नहीं जाते, वो भी फ्लफ से दे गेट कंजेस्टेड. नंबर 1. अच्छा, अब आप कहेंगे कि बच्चे ने तो वहाँ नहीं जाना. सो अप्रोप्रिएट जगह देखें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो पर्पस बिल्ट नहीं होते. वो ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे ये बना दें, वहाँ पे वो बना दें, इसके ऊपर कैंटीन बना दें. सो आई माई सेल्फ हैव फेस दिस चैलेंज कि हमें एक नंबर 1 एडिक्वेट फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, जिसको हम सेपरेट करके. अच्छा, वी वर डिस्कसिंग वन पॉइंट कि हमें डे केयर कहाँ रखना चाहिए. सो वन ऑफ माई कॉलीग सेड कि हमें डे केयर जो हमारी फीमेल्स की लाइन है उसके साथ एक जगह मौजूद है, वहाँ पे बनाना चाहिए. मैंने कहा ओके, लेट्स गो एंड विजिट दैट प्लेस. उसके साथ ही हाई टेंशन वायरस आ रही थी ऊपर से. उसने कहा बच्चों ने तो अंदर होना है. मैंने कहा यार यहाँ नहीं रख सकते हैं, आई हैव अनदर प्लेस. मैंने उसको एक और जगह बताई, दैट वाज एट द फ्रंट ऑफ आवर प्रेमिसेस. तो आगे से मुझे उसने कहा यहाँ तो फिर मेन से कोई ट्रक आके लग सकता है वो बाहर दीवार पे हिट कर जाएगा. तो मैंने कहा यार बात सुन, इस तरह तो ऊपर से जहाज़ भी गिर सकता है. सो वी हैव टू बी रैशनल. सो देखें, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वी हैड अ डे केयर इन 3 or 5 यूनिट्स. एक यूनिट में नहीं था. उसकी वजह क्या थी? वी डिड नॉट हैव द अप्रोप्रिएट फैसिलिटी. अच्छा, जहाँ पे नहीं होता ना, जिस तरह अभी इन्होंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट करती हैं. देयर आर डे केयर फैसिलिटीज़ आउटसाइड. सो वी पे अ सम अमाउंट, हैंडसम अमाउंट, 10 से 15,000 रुपया, जो कि वहाँ पे आप देते हैं. सो जब आप माइंडसेट की बात करते हैं तो एक एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए कि अच्छा, अब ये बच्चे भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट्स हैं, वहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू मेक एंटर अ चाइल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. चाइल्ड आप, सो वो उनकी मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है. फिर अच्छा, अब हमने डे केयर बना दिया. मैं लाहौर का चैलेंज बता रहा हूँ आपको, लाहौर का चैलेंज बता रहा हूँ आपको. डे केयर बना दिया आपने, बहुत अच्छे स्टफ टॉयज रख दिए, कॉट रख दिया, चेंजिंग रूम बना दिया, सब कुछ बना दिया. अब आप बताएं कि जो मेड है वो मैं रखूँगा या आप लेकर आएंगे? नहीं, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि जो मेरी मदर है वो स्कूल प्रिंसिपल थी और 30 इयर्स उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की. अब गवर्नमेंट ये अभी तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, और उसमें एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट है ना, वो है आपकी प्रोडक्टिविटी. वो लॉस होती है. ठीक है, अब हम जब छोटे होते थे, मदर के साथ जब जाना तो अम्मा ने आगे कहना कि आज मैंने कोई काम नहीं किया आपको. सीरियस नोट कि ये प्रोडक्टिविटी आपकी जो है ना, वो अगर डे केयर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, तो जो मदर का है वो सारा माइंड तो अपने बच्चे होता है. मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से डिनाई नहीं करती. आई हैव एक्सपीरियंस अ फीमेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव एक्सपीरियंस अ फीमेल जिसको इन वन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन हमने हमने मेड अलाउ नहीं की भी थी. सो शी यूज़ टू ब्रिंग हर चाइल्ड. वो जनरली सुबह आती थी तो वो सो रहा होता था, सो रही होती थी बेटी उसकी. वो कहती उनको 10 साढ़े 10 बजे उठ जाती थी, वो आवाज़ आती थी, पता चलता था आज उठ गई है. सो उसके बाद मेजॉरिटी टाइम वो डे केयर में स्पेंड करती थी अपनी बेटी के साथ. एंड शी यूज़ टू वर्क. उसके लाइन मैनेजर ने हमसे कभी कंप्लेंट नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग. देखो, मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारी वजूहत हो भी सकती हैं, बहुत सारी वजूहत नहीं भी हो सकती. आप बहुत अच्छे HR प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप बहुत सारे HR के कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं, आप बहुत सारे न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्ट करके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट वन थिंग,
जो अभी हम आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये डेलिब्रेट करने से आएगी। सो अगर मैं यहाँ पे आप सब लोग बैठे, मैं अगर आपसे किसी से पूछूं कि मैं बैंक में डकैती डालना चाहता हूँ, सो आप लोग मुझे रोकेंगे? क्यों नहीं रोकेंगे? सो ये भी ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, वो पीछे मुड़ के देखूंगा कोई होगा ही नहीं। ये बेसिकली रियल एग्जांपल है। क्या? एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरे पास एक ईआर का केस आया था जिसमें एक एम्प्लॉय को पुश किया गया कि आप जाके ये कंप्लेन करो मैनेजर के अगेंस्ट। और मेरे पास जब कंप्लेन आई तो बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर्स थे। जब मैंने उसकी वेरिफिकेशन की, सारी चीज़ें देखी, इन्वेस्टिगेशन की, तो इन दी एंड पे जो बंदा कंप्लेन लेकर आया था सिर्फ वही, बाकी सारे भाग गए थे। सो ओके, सो इफ़ आई आस्क यू, तो मैं अपना क्वेश्चन रीफ्रेज करता हूँ। इफ़ आई आस्क यू इफ आई एम गोइंग टू डू अ रॉबरी इन अ बैंक, इज इट राइट और रॉन्ग? यू ऑल स्टॉप मी। ठीक हो गया? सो इट्स वेरी ईजी फॉर अस, बीइंग अ ह्यूमन, being grown in such a culture, that we have an easy differentiation of right versus wrong. But ये तो सब कर लेते हैं. So the actual dilemma is that we have to make a decision in a right versus right dilemma. So being an HR professional, ये ज़रूर लिख लीजिएगा, ये याद रखना है आपने. You have to practice it. You have to practice it over and over again. आपने अपने इस ब्रेन पे जोर डालना है. मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ. इट्स एन एक्चुअल केस स्टडी. सो राइट वर्सेस राइट का जो डिलेमा है ना, आई बिलीव वो हर प्रोफेशन में होता होगा, लेकिन HR में बहुत ज़्यादा आएगा. आज से पहले शायद आप लोगों ने उस तरह से कॉन्शियसली एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, शायद सबकॉन्शियस में होगा, बट आई एम श्योर आप जब आज के बाद इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो राइट वर्सेस राइट डिलेमा में आप अपने आप को रोज़ पाएंगे. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ राइट वर्सेस राइट. फॉर एग्जांपल, मैं केस स्टडी भी बताता हूँ आपको. फीमेल्स की बात हो रही थी, वहीं से ले लेते हैं. सो मेरे पास एक फ़ीमेल आती है एंड शी कम्स टू मी एंड सेज कि आप मुझे मेरा बच्चा ऑर्गेनाइजेशन में लाने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे. You guys have to provide me a daycare. She's right? ठीक हो गया. अब मैं उसको कहता हूँ कि for A, B, C, D रीज़न, मैं अभी तो उसको जस्टिफाई कर देता हूँ कि मैं आपको अभी अलाउ नहीं कर सकता हूँ. अब इस सिचुएशन में से आई हैव टू पुल आउट, ब्रिंग आउट राइट में से कौन सा राइट सबसे ज़्यादा है. क्या मुझे उस डिसीजन को एवेल्युएट करते हुए, अच्छा ओके, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ. सो आपको पता है कि जिस तरह फीमेल्स ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती जा रही हैं, देयर इज़ एन एंटी हरासमेंट एक्ट एज़ वेल, देयर इज़ अ फीमेल प्रोटेक्शन एक्ट एज़ वेल. बाकायदा वो एक ऑर्डिनेंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है. नाउ इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इन वन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशंस वी इम्प्लीमेंटेड दैट. ठीक है. जब हमने उसको शुरू किया, सो वी केम अक्रॉस, अच्छा जब मैं आपसे कहूँगा ना, अब आपने मुझे इसका जवाब देना है. सो व्हेन आई से यू हरासमेंट, तो क्या ज़हन में आता है? कौन सी दो पार्टीज़ होती हैं हरासमेंट में? नहीं सर, हरासमेंट में ये भी आ सकता है कि अगर आप किसी को सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल भी हो रहा है, ये अब्यूज़ करते हुए मतलब कोई फजूल, क्या ज़हन में आता है? मैन टू वुमेन, मैन टू वुमेन, नॉर्मल. बट harassment is from men to men, women to men, women to women as well. women to men मैंने बोला है. भाई आप जिस बात में आ गए ना, मेरे अल्फाज स्किप कर जाते हैं. मैं बोला है. तो 4 टाइप्स है इसकी. हाँ जी. वर्क प्लेस हरासमेंट हो गया. वर्क प्लेस हरासमेंट है. तो इट्स 4 ways. हम चूँकि उस सोसाइटी में हमने ग्रो किया है, सो बीइंग एन HR, आई एम श्योर अभी नहीं आया तो कभी ना कभी आ जाएगा. आपके पास जब हरासमेंट का केस आएगा, सो एक जेनेरिक टेंडेंसी है कि आप कहेंगे यार ये फीमेल के साथ ही गलत हुआ.
एक मिनट एक मिनट, अभी मैं राइट वर्सेस राइट को बताने लगा। सो एक जनरल टेंडेंसी है, एक और चीज़ याद रखिएगा, whenever you come across a scenario, an incident for investigation, first hand information पे कभी rely नहीं करना. You don't have to rely on first hand information because you can absorb that. In my personal professional career मैंने भी ये experience से सीखा है. First hand information पे rely कर लिया, वो गलत हिट हो गया एंड यू हैव टू रिवर्ट बैक. और एचआर की लाइफ में दिस इज़ नॉर्मल. यू शुड हैव अ बिग हार्ट टू एक्सेप्ट दैट मिस्टेक. सो मैं आपको फ्रॉम वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, वी केम अक्रॉस अ हरासमेंट केस लॉन्च्ड बाय अ फीमेल अगेंस्ट अ मेल मेंबर. फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, आइडली उठा के बाहर फेंक दो लड़के को, बट नो, वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. हमने पिछले 3-3.5 साल में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा और उस केस पे पर्टिकुलरली आके राइट वर्सेस राइट का डिलेमा अप्लाई कर दिया. मैंने कहा लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट. 1 से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा. एंड ऑफ द डे द फीमेल वॉज फाउंड गिल्टी. सो दैट डे मैंने इसलिए आपको बोला कि आपकी, ये तो मैंने आपको एक एक्सट्रीम केस बताया, सेक्सुअल हरासमेंट है, क्योंकि ये अब एचआर की ज़िंदगी में आना शुरू हो गया है. सो वेन एवर यू आर एट अ मैन्युफैक्चरिंग का तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है. इवन एट नॉर्मल वर्क प्लेसेस, बैंक्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, द काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस वी आर हैविंग. सो प्लीज़ ओपन अप योर माइंड. एज एन एचआर रिसोर्स हमने जो एक सेट पैटर्न बना लिया है कि गलत मर्द ही होता है, आई एम सॉरी टू से दैट, वो ऐसा 100% नहीं होता हर दफ़ा. ये रियलिटी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोगों ने एक्सपीरियंस की है. बिकॉज ऑफ दिस वेरी फैक्ट हम बहुत सारे गलत डिसीजंस कर जाते हैं. सो एज एन एचआर प्रोफेशनल मैंने आपको ये एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है. अदरवाइज डे टू डे एग्जांपल आपका बहुत आ जाती है. मैं भी आपको केस स्टडी भी बताने लगा. कोई सवाल करने लगा था, आप पूछने लगी थी मुझसे कुछ. सर मैं आपसे यही पूछने लगी थी, लेकिन आपने उसका आंसर अपने उसमें ही कर दिया. लेकिन मैंने इसलिए गुजारिश की थी कि जब मैं कुछ कहूँ ना तो थोड़ा सा हौसला कीजिएगा. कभी आपके पास ऐसा केस आया कि यानी कि वुमेन टू मैन ऐसे कोई हरास हुआ और उसके बाद आपने उसको किस तरह से, उस चीज़ को किस तरह से आपने जो है वो वाइंड अप किया, तो वो मतलब कि मेरे पास बीइंग पार्ट ऑफ, बिकॉज देखें एचआर जो है ना वो ऑटोमेटिकली एंटी हरासमेंट कमेटी का मेंबर बन जाता है, ठीक है. सो बीइंग पार्ट ऑफ एंटी हरासमेंट कमेटी मेरे पास चारों तरह के केस आए हैं एंड दैट ओपनड अप माई माइंड. तो मैंने तब से ही तो सोचना शुरू किया है कि राइट वर्सेस राइट डिलेमा क्या है. एंड 5वां केस भी होता है, 5वीं डायमेंशन भी है. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. आप एक एम्प्लॉई हैं, एक आप एम्प्लॉई हैं, मैं आपका लाइन मैनेजर, ठीक है. यू बोथ आर वेरी गुड. आप लोगों की वर्क प्लेस पे बहुत डिसेंट टॉक्स हैं, आपका हंसी मजाक है. मैं एज अ लाइन मैनेजर मैं एचआर के पास कंप्लेन लेके चला जाता हूँ कि ये इन दोनों के दरमियान अफेयर है. मेरे पास ये केस भी आया है. ज़्यादा जो एचआर के अंदर जो रिलेशन को देख रहा होता है उसके लिए मुश्किल होती है कि आप उसको जज नहीं कर पाते कि इस टाइम मैनेजर सच बोल रहा है या एम्प्लॉय सच. सो दिस इज़ व्हाई आई सेड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करना. सो देखें, हमें डिसीजन लेते हुए पॉज करना होता है. सो जब इस तरह का केस मेरे पास आया, अ लाइन मैनेजर केम अप, पुट अप दैट केस, और वो ऐसे एविडेंसेस मेरे पास लेकर आया है कि इट वाज ऑन द फ्रंट ऑफ इट वाज ओपन एंड शट. ओहो हो. इनका ओके फाइन, आप ये हमें दे जाए, लेट मी रीअसेंबल दिस. इसको पढ़ते हैं. यानी वो द बेस्ट वे इज़, देखें, फॉर एन एचआर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रूट्स हों, ठीक है. स्पाई नहीं मैं कहता, लेकिन रूट्स होने चाहिए. सो हमने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया विद अच्छा, हमारे पे ये भी प्रेशर आया. एक हफ्ते बाद उस लाइन मैनेजर आके कहा, जी मैंने आपको केस दिया हुआ था जी, उससे डिपार्टमेंट का माहौल ख़राब हो रहा है. ओके फाइन, ख़राब हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी. बिकॉज बाय दैट 5 days हैव पास्ड, मुझे उस केस की नौयत का पता लगना शुरू हो गया था कि दोनों साइड पे कुछ भी नहीं है. दिस इज़ द लाइन मैनेजर हु इज़ क्रिएटिंग द
प्रॉब्लम और फर्स्ट। एक मैं आपको जानकारी देता हूँ, लम्स में मैंने एक सर्टिफिकेशन किया, तो वहाँ पे ना सबसे पहले जो हमें मिला कि जी 4 to 5 पेजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो था ना वो हरासमेंट पे था। हम खुद हैरान हो गए कि यार इतनी हरासमेंट ही होती है लम्स के अंदर। तो सिनेरियो वैकी ऐसे हुआ कि हमारा एक इंस्ट्रक्टर थे, ये वाली जो आपने सिनेरियो बताया ना कि मेल एंड फीमेल की फ्रेंडशिप थी थ्रू आउट, कहीं यूनिवर्सिटी लेवल से कहीं ना कहीं चल रही थी। अब वो इंस्ट्रक्टर को खटकती थी बात, ठीक है, वो जी रेज़ हो गया पॉइंट कि जी ये क्लास का इन्वायरमेंट ख़राब होता है। यकीन करें मुझे वो इतना अच्छा लगा लम्स, उसलिए इंस्ट्रक्टर को फारिग कर दिया। ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपसे कहा ओपन माइंड जो है ना, फिफ्थ डायमेंशन भी है। हाँ। सो आज के बाद आई वुड लाइक यू ऑल टू इम्प्लीमेंट द राइट वर्सेस राइट डिलेमा। मैंने 2 एक्सट्रीम रखा। हाँ जी, प्लीज़ ऐड करें। सीनियर पोजीशन अगर ये बात करें, कोई सीनियर मैनेजर हो, एचओडी, मैं आपको एचओडी का ही सिनेरियो बता रहा हूँ। मैं आपको एचओडी का सिनेरियो बता रहा हूँ दैट केम अप विद द केस एंड वी हैड शट दैट केस। वो एचओडी भी वहीं पे काम कर रहा है और वो 2 बंदे भी वहीं पे काम कर रहे हैं। उस एचओडी को बड़ी तसल्ली से पीस ऑफ माइंड दिया गया है कि माइंड योर ओन बिजनेस। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन में कोई लॉस आ रहा है, रियल टाइम सिनेरियो केस लेकर आएँ। दिस इज़ नॉट द वे। अगर आपको किसी चीज़ से चैलेंज है, जी मैं इनकी 1 मिनट बात सुन लूँ फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। सर ये राइट अप्रोच पे मैंने बात करनी थी। सिनेरियो इस तरह मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पूल है जिससे मैं हायर कर सकता हूँ। अब मेरे पास लेट सपोज यूरोप में एक कंट्री है जिससे मैं रिसोर्स हायर करूँगा फीमेल्स, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उनकी वर्क और प्रोफेशनल लाइफ है, उनके लेफ़्ट राइट इश्यूज़ भी कम है मेरे पास, ठीक है, और कंपनी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। अब मैं यहाँ का सिनेरियो देखता हूँ, यहाँ का मैं बंदा हायर करता हूँ, उसको फैमिली के भी टाइम्स हैं, ठीक है, ख़वातीन हैं, उनके कुछ ज़्यादा उन्हें प्रिविलेजेस चाहिए, और जो मेरा इन्वेस्टर है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, 1-1 रुपया मेरे से गिनता है। बेशक मैं डिसाइसिव पावर पे हूँ, बट आई हैव टू जस्टिफाई माई इन्वेस्टर एज वेल, ठीक है। और मेरा HR वाला भी कहता है कि जी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट वो कहता है, तो फिर वो यूरोप से लेता हूँ, इंडिया से लेता हूँ, वो ख़वातीन ट्रैवल भी करती हैं, मुझे ज़्यादा उस एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी है। अब इनके जो हैं ज़रा डिफरेंट इशूज़ हैं। अब इवन छोटी सी एक बात है, वॉशरूम्स, उसने मुझे ISO स्टैंडर्ड्स दे दिए जी कि ये वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे भी मैंने वॉशरूम देखा कि ख़वातीन और मर्द की गुज़रगाह एक है और वो सेपरेट है, बट मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं तो सेपरेट, मैं ISO के स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो कर रहा, मैं कहता हूँ इनके लिए होना ही सेपरेट चाहिए। एक HR वाला मुझे कहता है, तो मैं जितनी चीज़ें कर रहा हूँ और यहाँ का रिसोर्स कर रहा हूँ तो मुझे कॉस्ट पड़ रही है, प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा आ रही है बज़ाहिर। अब आपके सामने जब इस तरह की अप्रोचेज़ आएंगी और फिर आपने डिसाइड भी करना और आपने यू हैव टू जस्टिफाई ऑन नंबर्स। इवन जो आपके ऊपर बैठा हुआ है, अगर उसकी अपनी कंपनी भी है तो उसने अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना है। इस तरह के सिनेरियोज़ को कैसे डील करेंगे? जब स्पेसिफिक नंबर पे बात होगी, वो नंबर ला के आपके सामने इन्वेस्टर फेंक देगा, वो देखो वो ख़वातीन वो काम भी करती हैं, उनको ये वाले इश्यूज़ भी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी भी वर्क है और उनकी प्रायोरिटी उनका ऑफिस है, उनके बॉस और उनकी ये वाली लाइफ है, ठीक है, वो ट्रैवल भी कर रही हैं, सब कुछ आपको ज़्यादा दे रही। मैं इसको क्यों हायर करूँ? जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम योर कंट्री और जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम योर फेथ वट एवर, नो, दिस इज़ नॉट रैशनल। और अब उसको आपने रैशनैलिटी पे करना भी है तो क्या करेंगे आप? ठीक है, तो असूली तौर पे तो आपको मुझे इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ा दिया कि राइट वर्सेस राइट में कैसे जाना है। बट फॉर मी, देखिए, व्हेन आई वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरी जो पहली अटैचमेंट है, जो पहली डिलीवरेंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, ठीक है। इसीलिए आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ भी आना शुरू हो गई हैं, ठीक है, इम्पार्शियलिटी की पॉलिसीज़ भी आना शुरू हो गई हैं फॉर दिस वेरी रीज़न। जैसे अगर आपने एक वर्ड यूज़ किया कि वो आपके फेथ से हैं या आपके ओरिजिन से हैं, तो दिस मीन्स यू आर ट्राइंग टू बी इन्फ्लुएंशियल और क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ योर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन। सो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनोलॉजी में बात करूं, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो मेरा राइट वर्सेस राइट वो होगा जो मुझे प्रोडक्टिविटी देगा, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, चाहे वो सऊदी अरब में बैठा हो, वट एवर प्लेस इट इज़। सो मेरा टारगेट इज़ एंड रिजल्ट प्रोडक्शन। और हैविंग सेड दिस, आपके पास डाटा भी मौजूद है, फैक्ट्स भी मौजूद हैं, यू हैव डिसेंट नंबर्स एज वेल टू सपोर्ट दिस। सो आपके पास ये तो राइट वर्सेस राइट ना हुआ, ये तो मोर ऑफ अ राइट वर्सेस रॉन्ग केस बन गया ना। राइट वर्सेस राइट तब आएगा जब पाकिस्तान ओरिजिन की फ़ीमेल उतनी ही प्रोडक्टिव है जितनी UK ओरिजिन की फ़ीमेल प्रोडक्टिव है, बट
पाकिस्तान वाली फ़ीमेल को आपको कुछ एडवांटेजेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ी, आपको कॉस्ट कुछ यहाँ राइट। अभी तो आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं कर रहे, अभी तो आपका कंपैरिजन हो रहा है एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस। आप खुद ही कह रहे हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी कम है। सो जब प्रोडक्टिविटी वहाँ वाले की ज़्यादा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हम फीमेल की बात ही कर लेते हैं, तो फिर तो ये राइट ही बन गया ऑटोमेटिकली। ये तो है ही रॉन्ग। राइट वर्सेस राइट तो तब बनेगा जब ये वाली फीमेल भी उतनी ही प्रोडक्टिव है जितनी इंडिया में आगे पीछे श्रीलंका बट आप देखते हैं कि अब यहाँ पे मुझे कॉस्ट कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी पड़ेगी। सो आई एम श्योर जब आप कॉस्ट इनकर करेंगे तो कुछ कॉस्ट के पीछे रिटर्न भी आएगा। जब आप एक फ़ीमेल को रखेंगे तो उस जैसी 4 फीमेल और भी आ सकती हैं। वो कॉस्ट वन टाइम है, वो फिक्स कॉस्ट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ेगी नहीं, वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वॉशरूम तो एक ही दफ़ा बनना है या डे केयर तो एक ही दफ़ा बनना है। सो दैट इज़ अ राइट वर्सेस राइट डिलेमा कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पास 2 सेम कैटेगरी की फ़ीमेल्स आ गई हैं, एक डिस्टेंस पे बैठी भी है। अच्छा, जो डिस्टेंस पे बैठी हुई वो भी तो ट्रैवल करेगी ना, वो यूके से ट्रैवल करेगी तो कॉस्ट होगी। मुझे आपके बिज़नेस नेचर का नहीं पता कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके डायनामिक्स क्या हैं, उसमें ट्रैवलिंग कितनी रिक्वायर्ड है, तो वो तो एक पूरी पिक्चर पेंट करनी पड़ेगी कि वहाँ के डायनामिक्स क्या हैं उस रिसोर्स को हायर करने के, यहाँ के डायनामिक्स क्या हैं। देन यू अराइव एट अ सोल्यूशन। सो यू कैन नॉट जस्ट से बाय सेइंग दिस एग्जांपल कि एक रिसोर्स वहाँ का है, एक रिसोर्स यहाँ का है, उसको अब मैं किसको हायर करूँ। ऑन द फेस ऑफ इट तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रोडक्टिविटी जिसकी बेहतर है उसको हायर करें, बट देर डेफिनेटली उसके साथ भी कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है, इसके साथ भी कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है। वो वाली कॉस्ट तो रिकरिंग है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपकी कंपनी सिंगापुर में है और आपने यूके से रिसोर्स हायर किया और वो ट्रैवल करके वहाँ जाएगा, लेकिन आपने एक रिसोर्स पाकिस्तान से हायर किया, वो प्रॉब्ली यहीं बैठ के काम करेगा, यहाँ पे आपका लोकल ऑफिस मौजूद है, तो फिर तो ये वाला रिसोर्स आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। यूके से सिंगापुर आजकल टिकटिंग कॉस्ट ही उठा लें आप, फिर वो टिकटिंग कॉस्ट होगी, फिर उसके बोर्डिंग एंड लॉजिंग आप सारा कुछ पे करेंगे, फिर जब वो वापस छुट्टियों पे जाएगी तो फिर आपको वो दुखने लग जाएगा रिसोर्स कि यार ये तो 30 दिन की छुट्टी पे चला गया। क्योंकि गोरे तो अपनी छुट्टियों के मामले में दे आर वेरी स्विफ्ट। उन्होंने बैंक हॉलीडेज़ भी लेनी है, उन्होंने फेस्टिवल हॉलीडेज़ भी लेनी है, और उन्होंने अपनी एनुअल लीव्स भी पूरी करनी है, नो मैटर वट। तो इस मामले में तो पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो ज़्यादा बेहतर है। वो बेचारा छुट्टी नहीं करता, वो तो संडे को भी आ जाता है, वो तो ईद पे भी काम कर लेते हैं। इसलिए आपको पहले पिक्चर पूरी पेंट करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट, मैंने इसलिए कहा कि राइट वर्सेस राइट डिलेमा वहाँ पे आएगा जहाँ पे आप सही तरह से इन्फॉर्मेशन को, वही वाली बात, वो पहली बात कल वाली, डायग्नोसिस कर लेंगे, फिर प्रोग्नोसिस है। डायग्नोसिस के बगैर तो मैं आपको सजेशन दे दूँ, आपके अहमद ने तो कहा था कि जी पाकिस्तानी वाली फीमेल को रखो, मैंने रख ली, बुला लें उसको अहमद को यहाँ पे, तो वो मैं ऐसे के टहरे में खड़ा हो जाऊँगा। सो पिक्चर पूरी होनी चाहिए। आप इस साइड पे उसके प्रोज लिखें, इस साइड पे इसके प्रोज लिखें, उसके कॉन्स लिखें, देन कंपेयर करें, नंबरिंग कर देंगे। हर प्रोज का 1 नंबर है, हर कॉन का 1-1 है, तो एंड पे आपको खुद ही टोटल पता चल जाएगा। ये तो राइट वर्सेस रॉन्ग कर रहे हैं आप अभी, राइट वर्सेस राइट नहीं है। इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद फेस होते हैं, उसमें हैरेसमेंट है या जितनी भी और बाकी भी चीज़ें हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स का भी इशू है, तो ये जितनी चीज़ें एक प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल की लाइफ में आती हैं और इदारों के साथ आती हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लैक ऑफ ट्रेनिंग कह लें आप, या किसी हद तक तरबियत और एक बैकएंड से लैक ऑफ एजुकेशन से। तो क्या इस तरह की चीज़ों को जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बन गया और ये सारे लोग हैं, तो क्या इसका कोई ऐसा संबंध निकाल के तो ये इंडस्ट्री तक, एकेडमिया तक शिफ्ट नहीं करते कि एटलीस्ट इतनी चीज़ों के लिए आप लोगों को तैयार करो? हमने ना कल ये बात की थी एक्चुअली कि एकेडमिया और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है, और इंडस्ट्री का भी कसूर है इसमें, लेकिन मेरा ख्याल है जो एकेडमिया इस वक्त साइलो में चल रही है वो इंडस्ट्री से इनपुट लेने के लिए उस तरह से तैयार ही नहीं है। वो इनिशिएटिव तो प्रॉब्ली लेते हैं लेकिन उसको इन ट्रू सेंस अपीयर नहीं करते। आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस दैट आई वाज कॉल्ड फॉर अ पैनल फ्रॉम वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, और मैंने उनको सजेशन दी कि आप ये 6 हफ्ते की इंटर्नशिप ख़त्म कर दें। मैं आपको कहता हूँ आप 6 महीने की इंटर्नशिप कराएं मेरे साथ, इसमें बच्चा आपके साथ पढ़ेगा बट वो प्रोजेक्ट मेरे साथ बैठ के करेगा। एंड ऑफ द डे मैं उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा दूँगा। आपकी जो मल्टीनेशनल्स हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, दे डू दिस। वो न्यूयॉर्क में दे टारगेट द यूनिवर्सिटीज़ और उनके बैचेस वो 6 महीने पहले जाके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो एकेडेमिया ना वो उस तरफ अभी आ नहीं रही। कॉर्पोरेट फिर देन कॉर्पोरेट से कि यार मैंने तो अपना प्रॉफिट अर्न करना है, मैं उनको एजुकेशन देने के लिए तो नहीं बैठा हुआ। ये वाला माइंडसेट भी कॉर्पोरेट में मौजूद है। लेकिन कॉर्पोरेट में फिर वो भी कॉर्पोरेट्स हम देखते हैं जो बड़े रिगरस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, कैंपस से जाके रिसोर्सेज को उठाते हैं, कैंपस एम्बेसडर्स बनाते हैं, और वही कैंपस एम्बेसडर टिल द टाइम दे ग्रेजुएट वो वहाँ पे उनके साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं।
ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं यहीं पे लाहौर में मौजूद हैं, MNCs हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मैच्योर कर लिया है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी। जो टैलेंट प्रोड्यूस करना है ना, टैलेंट प्रोड्यूस करने के 3 रास्ते हैं। नंबर 1, या तो आप एक्सपीरियंस रिसोर्स हायर कर लें, ठीक है। नंबर 2, या आप मौजूदा रिसोर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है उसको ट्रेनिंग करा के, डेवलपमेंट करा के, उसके मुख्तलिफ इंटरवेंशंस करा के उसको ट्रेन करके नेक्स्ट लेवल पे बैठा दें। द वेरी नेवर एंडिंग सोर्स इज़ योर फ्रेश टैलेंट। अब द बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप प्रोग्राम रन करें, डिसेंट तरीके से रन करें, 50 बच्चों को इंटरव्यू करके 25 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डालें, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो 6 महीने से 1 साल का। बिलीव यू मी, अगले 3 साल में वो आपके उस रिसोर्स से बेहतर हो जाएंगे जो कि आपके पास ऑलरेडी बैठा हुआ है। आपको टैलेंट की शॉर्टेज नहीं होगी। तो अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसेंट तरीके से विद गुड कॉम्पनसेशन, विद गुड ट्रेनिंग रन किया जाता है, आपकी रिसोर्स शॉर्टेजेस पूरी कर देता है। मैंने अपने करियर में बहुत सारे डिपार्टमेंट में सीनियर लोगों की जगह मैनेजमेंट ट्रेनिंग हायर करके दिए हैं और वो बहुत फ्लुएंट। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो होते हैं दे आर ईजिली मोल्डेबल। उनको आप जिस जगह पे लगाते हैं वो लग जाते हैं। दे हैव द अर्ज, दे हैव द करेज टू डू एवरीथिंग। मैंने अभी आपको फीमेल की एग्जांपल दी, केमिकल इंजीनियर, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आई थी हमारे पास। कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत अच्छे कंडक्ट होते हैं, उसकी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसकी सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है, मगर जो मुझे लगता है ना कि गैप शायद वहाँ पे है जहाँ पे वो डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, वहाँ पे उस तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाती, या एक्सपेक्टेशन जो दोनों साइड्स पे होती हैं वो कहीं ना उसमें एक मेजर गैप रह जाता है। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा प्रोसेस है जो अगर एंड टू एंड चले तो मैं ज़रूर इस पर एग्री करूँगा कि ये सबसे इफेक्टिव रिसोर्स हैं, क्योंकि आप उनको खुद अपने मुताबिक ढालते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको डेवलप करते हैं। सो मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रन होते देखा है कि वो 1 साल HR के अंडर रहते हैं। वो 2-2 महीने की प्लेसमेंट्स होती हैं हर डिपार्टमेंट में, जिसमें से मेनली उसको डिवाइड इस तरह किया जाता है कि जो आपके फर्स्ट हाफ है मिक्स इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि आपने कोर और सपोर्ट दोनों फंक्शंस को देखना है। सो 2 कोर डिफ़ाइन हो जाते हैं और 4 सपोर्ट डिफ़ाइन हो जाते हैं। वो फाइनेंस में भी जाएंगे, HR में भी जाएंगे, एडमिन में भी जाएंगे, सप्लाई चेन में भी जाएंगे, बट वो मार्केटिंग में भी जाएंगे, वो प्रोडक्शन के अंदर भी जाएंगे। वो 1 साल उसमें रन अराउंड करते हैं, फिर आप प्रोडक्शन। इसलिए मैंने कहा स्ट्रक्चर्ड। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इतना स्टेमिना अभी तक नहीं क्रिएट हुआ। देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो ये कर रही हैं। अच्छा सर, मेरा एक शायद ये मेरा ज़ाती सवाल बन जाएगा। पब्लिक सेक्टर के अंदर सर जब कोई नया बंदा सिस्टम के अंदर आता है ना सर, तो जो अवेलेबल लोग होते हैं उसको कबूल नहीं करते। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता कि कारपोरेट के अंदर क्या है, लेकिन भी ऐसा ही हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में तो ये है कि एक नया फ्रेश लड़के जब भी आते हैं ना, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट की एज है वो अप टू 30 ईयर है, तो उससे नीचे लोग आते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग पहले बैठे होते हैं उनके बिल्कुल मतलब उस बंदे के लिए वहाँ जगह बनाना समझ लें किसी नई सोसाइटी में घर बनाने वाली बात है, ऐसे ही जहाँ पे भी गैस भी नहीं आई और पानी भी नहीं आया। सो सिमिलर सिनेरियो वी फेस इन वन ऑर्गेनाइजेशन जब हमने लर्म्स से ग्रेजुएट रिक्रूट्स हायर करना शुरू किए और उनको एज ट्रेनिंग हायर किया 80,000 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन दे वर 90,000 पे, सॉरी। और उनको 6 महीने के बाद, क्योंकि वो मास्टर्स करके आए हुए थे पोस्ट ग्रेजुएट्स, 6 महीने के बाद हमने असिस्टेंट मैनेजर कंफर्म कर दिया। सो हमारे पास जो मौजूदा असिस्टेंट मैनेजर्स थे, जो कि मैंने भी जिक्र किया था, शायद कल भी एक वर्ड यूज़ किया था, रैंकर्स, जिन्होंने प्रॉब्लम, क्योंकि आज से अगर आप 20 साल पीछे चले जाएँ तो ये MBA इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये तो था ही ना। BCom होता था सिंपल, फिर हेले का BCom आया, BCom IT आया, BCom ऑनर्स आया। सो वो तो चीज़ें बाद में डेवलप हुई ना। सो अगर आप अभी भी जाके देखें बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में, सो आपको ऐसे अकाउंट्स में, फाइनेंस में लोग नजर आएंगे जिन्होंने सिर्फ BCom किया हुआ है, एंड दे आर एज गुड एज एनीथिंग। आप उनसे कहें वो पूरा फाइनेंस संभाल रहे हैं, बिकॉज उनका एक्सपोजर ही इतना है, उन्होंने एक्सपीरियंस इतना गेन किया हुआ है, उन्होंने सारी अकाउंटिंग सब कुछ रट लिया हुआ है टेबल पे बैठ के। वहाँ पे डिसग्रंटलनेस आ गई कि जी हम 15 साल लगाने के बाद अभी पहुँचे हैं 1.5 लाख पे प्रॉबेबली, और आपने नया बच्चा जो हायर किया उसको 1,10,000 पे कंफर्म कर दिया। एक्चुअल सिनेरियो वहाँ पे हमने उनके साथ फिर एक बड़ा डिटेल्ड ब्रीफिंग सेशन किया। फिर हमने उनको समझाया कि ये जो लॉट है ना, ये आपसे कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका। आपकी कॉम्पिटेंसीज़, आपका एक्सपीरियंस इज़ टोटली डिफरेंट।
बट इन लोगों की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो ग्रोथ है, वो फास्ट पेस्ड है। ये आप प्रॉब्ली जिस एजुकेशन, जिस इन्वायरमेंट में ग्रो किया आपने, वो उतना लुक्रेटिव नहीं था। यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। यहाँ पे स्ट्रगल तो गालबन ये उतना ही करेंगे, लेकिन इनको ग्रोथ जल्दी मिल जाएगी, बिकॉज इनका जो बेस है, इनकी जो बेस है वो बेहतर होगी भी पहले से। सो देन दे समहाउ एग्रीड। और वो हमारा बड़ा डिफरेंट एक चैलेंज आ गया था कि वो अकाउंट्स में हमने प्लेस किया, फाइनेंस में वो बात ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा था हमने नहीं सिखाना। सर मैंने इसी में ऐड करना जी प्लीज़ कर दें। वही लोग होते हैं अपने बेटे और बेटी के लिए लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको लास्ट 1.5 लाख मिले, और दूसरों के लिए जब आता तो वो कहते हैं कि ये हमारे हो सकता है, हमारे साथ में वेट किया जाए। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, ये इस स्लाइड में मैं अभी इतना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, बिकॉज दिस इज़ जेनेरिक इन अ सेंस के इजी टू अंडरस्टैंड है। आपकी जो भी मैन पावर प्लानिंग है, जनरली वी शुड फोकस टू हैव अ पिरामिड सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एज़ यू ग्रो फर्दर, आपकी जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है जो स्टक हो जाती हैं, वो जो ये जो 2 लेयर्स हैं ना, ये बीफ अप हो जाती हैं। ये बजाय ऐसे जाने के ये ऐसे हो जाती हैं। सो हम क्या करते हैं, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पॉलिसीज़ बेहतर नहीं बनी होती, एम्प्लॉय के छोड़ जाने का थ्रेट होता है, तो हम लोगों को इकट्ठा कर करके ना वो यहाँ पे लाके खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतने इफेक्टिव नहीं रहते बिकॉज दे डोंट सी एनी ग्रोथ। अगर वो रहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान कर रहे होते हैं, और अगर वो नहीं रहते तो वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फिर उनको वहाँ बाहर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। सो दिस इज़ वाई वी से कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है वो पिरामिड स्ट्रक्चर में रखनी होती है। तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलरली ये वाली स्लाइड आपको दिखानी थी। आई गेस मैं इस वाली स्लाइड को आई विल सी अगर टाइम हुआ, आई वांट टू डिस्कस दिस। सो एज एन एचआर बिजनेस पार्टनर, हमने जितनी भी सारी बातें की हैं और जितनी भी सारी डिस्कशंस की हैं, हमने सिनेरियोज डिस्कस किए। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू शेयर द केस स्टडी राइट वर्सेस राइट डिलेमा की। मुझे 8:30 पे याद कराना आपने, बट 2-3 वर्ड्स में याद शेयर कर दूँगा। हमारे पास एज एन एचआर, जब मैंने कल जिक्र किया था कि आज हर लाइन मैनेजर अपने अंदर एक एचआर मैनेजर है, उसको इक्विप, उसको एम्पावर करने के लिए वी हैव टू यूज़ सर्टन टूल्स। ठीक है। सो टैलेंट डिफ्रेंशिएशन के लिए दिस 9-box ग्रिड इज़ वाइडली एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड। इट इज़ डिसेंटली कॉल्ड 9-box ग्रिड। इसको आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसको टैप के नाम से जानती हैं, टैलेंट असेसमेंट प्रोग्राम। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको TDP के नाम से जानती हैं, टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसको बहुत डिफरेंट किस्म के नाम दिए जाते हैं, बट इन अ लेमैन HR टर्म ये 9-box ग्रिड ही होता है। दैट क्रिएट्स अ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द परफॉर्मेंस, दैट्स क्रिएट अ मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल टू क्रिएट अ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉय। एंड इस 9-box ग्रिड का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कर लें। टैलेंट डिफ्रेंशिएशन है, टैलेंट सेपरेशन नहीं है। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशंस में इसको करने से क्यों घबराते हैं? बिकॉज जो ऊपर लोग बैठे हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि इसके रिज़ल्ट में आपको अपने सक्सेसर्स तैयार करने पड़ते हैं, आपको अपने सक्सेसर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, या वो बाय उसका जो बाय प्रोडक्ट है इस पूरे प्रोसेस का वो सक्सेसर आइडेंटिफिकेशन ही है। फिर उनके डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं। सो टैलेंट डिफ्रेंशिएशन जो है उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, आपकी सक्सेशन प्लानिंग है। अगर सक्सेशन प्लानिंग नहीं है तो उसके फर्दर स्टेप्स हैं कि हाउ टू क्रिएट दैट। इसके 2 वर्टिकल्स हैं। हॉरिजॉन्टल पे अगर आप देखें तो अच्छा, इसमें कोई सेट रूल नहीं है कि आपने परफॉर्मेंस को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। इट कुड बी एनीवेयर। आप इस तरफ परफॉर्मेंस रख लें, इस तरफ पोटेंशियल रख लें, इस तरफ पोटेंशियल करके इस तरफ परफॉर्मेंस करें, बट इट हैज़ टू बी लिंक्ड समहाउ समवेयर। परफॉर्मेंस का हमने कल भी जिक्र किया था, देयर आर 5 पैरामीटर्स। नॉर्मली आइडियली स्पीकिंग 5 रेटिंग स्केल होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे 1 इज़ द लोएस्ट, बॉटम 1 इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, नीड्स इम्प्रूवमेंट होता है, वेरी बैड होता है,
और जो टॉप रेटिंग होती है वो या तो आउटस्टैंडिंग होती है या एक्सेलेंट भी होती है। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं उसको मुख्तलिफ डेफिनेशन देते हैं। और जो मिड टीयर जो मिड में आता है दैट इज़ ऑन टारगेट, फुली मीटिंग, मीट्स एक्सपेक्टेशन, इस तरह के लोग होते हैं जो कि 100% काम कर रहे होते हैं। सो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है वीक, एडिक्वेट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसको मैप करने के भी मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में अडॉप्ट किए जाते हैं, बट विल गो वेरी लेमैन टर्म्स में मैं इसको आपको ब्रीफ करूँगा और इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल जो है वो वीक, एडिक्वेट, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, मोस्टली हाई, मीडियम और लो कहा जाता है, या लो को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि लो वर्ड साउंड ही बड़ा लो करता है, तो आजकल हम उसको लेटेंट भी बोलते हैं। लेटेंट से मुराद कि इट इज़ समहाउ लेफ्ट बिहाइंड। तो हाई, सॉलिड एंड लेटेंट। लेटेंट का मतलब है कि वो डाउन साइड पे। परफॉर्मेंस में वी कैन कॉल इट वीक, एडिक्वेट, गुड, और वी कैन कॉल इट लो परफॉर्मर, मीडियम परफॉर्मर और अ हाई परफॉर्मर। अच्छा, इसकी कैटेगराइजेशन कैसे होती है? सो पोटेंशियल को असेस करने के लिए, नाउ दिस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड टूल, इसको आगे फर्दर आप डेवलप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आप पोटेंशियल को गेज करने के लिए एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट कुड बी दोज एट्रीब्यूट्स? इट कुड बी लीडरशिप, it could be innovation, it can be strategic thinking, it is generally, ये होती ही होती है adaptability। adaptability बहुत ज़रूरी है किसी भी उसके लिए। it could be it is always people management। people management किसी भी potential को assess, ये आप लिख सकते हैं by the way, you can write it down, मैं अभी आपको उसका लिंक बताना है। so ये people management भी होती है, ये strategic thinking भी होती है, ये इनोवेशन भी हो सकती है, ये एक्शन ओरिएंटेशन, ये एक बहुत, अगर आप मैं अगर रिवॉर्ड्स वाली साइड, अभी आप लोगों का रिवॉर्ड्स का भी होना है ना, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स का इनका सेक्शन है ना, उसमें आई एम श्योर आप देखिएगा जब सैलरी की बेंचमार्किंग होती है या पोजीशन की बेंचमार्किंग होती है, सो वन ऑफ द डायमेंशंस फॉर वेइंग द वर्थ ऑफ द पोजीशन, जो पोजीशन का वेट बताती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो वाइडली एक्सेप्टेड ग्लोबल टूल्स हैं जिसमें मर्सर भी है, हे भी है, एक्शन ओरिएंटेशन इज़ 1 पॉइंट, इनोवेशन इज़ 1 पॉइंट। सो मुख्तलिफ पैरामीटर्स के मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ टूल्स के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो फिर कहीं ना कहीं आपस में टैलेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिलेट होते हैं। सो मैंने जो यूज़ किए हैं मैं आपको वो ब्रीफ करता जाता हूँ। सो हमने अडॉप्टेबिलिटी बड़ा फ्रीक्वेंटली किया हुआ है, बिकॉज टैलेंट के लिए अडॉप्टेबल होना आज बहुत ज़रूरी है चेंजिंग एनवायरनमेंट में। पीपल मैनेजमेंट इज़ टॉप मोस्ट। अ लीडर इफ़ नॉट एबल टू मैनेज पीपल, और पीपल सिर्फ वो नहीं है जो उसकी टीम में है, अक्रॉस भी है, 360 डिग्री है, वो गोज़ बैक। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एक लीडर या एक पोटेंशियल टैलेंट के अंदर अगर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, वो फार साइटेडनेस नहीं देखता, उसके अंदर फार साइटेडनेस नहीं है, और वो आउटकम्स को डिराइव नहीं कर सकता प्रेशर सिचुएशन के अंदर, या वो ब्लर्ड सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशंस को रिकमेंड नहीं कर सकता या रिस्क नहीं ले सकता, सो वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के कॉलम से बाहर आ जाता है। ये 3 तो बड़े वाइडली यूज़ होते हैं, अडॉप्टेबिलिटी, और थर्ड इज़ जो मैंने फोर्थ जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का एक फैक्टर है। सो एक्शन ओरिएंटेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, पीपल मैनेजमेंट एंड अडॉप्टेबिलिटी। एक्शन ओरिएंटेशन भी मैंने अभी आपको बताया कि एक्शन ओरिएंटेशन भी बड़ा रिगरेसली यूज़ हो रहा होता है। इनोवेशन इज़ समथिंग दैट यू कम अप विद न्यू आइडियाज़, जो कि प्रॉबली पहले से उस नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। सो एक इनोवेशन है, एंड द सेकंड वन वी कॉल इट क्रिएटिविटी। सो वन इज़ क्रिएटिविटी, वन इज़ इनोवेशन। सो एक प्रोसेस अच्छा, इसकी भी कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। सो क्रिएटिविटी कुड बी समथिंग क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच, मैंने आज नई चीज़ डेवलप कर दी।
इनोवेशन कुड बी टू इनोवेट योर प्रोसेसेस एज वेल, टू रीडिफाइन, टू उनको मोल्ड करके कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर देना जो कि उसी प्रोसेस से पहले नहीं हो रही थी, आपने उसको इनोवेट कर दिया। आप पहले उसी प्रोसेस से प्रॉबेबली 10 जूते बना रहे थे, आपने उसके अंदर थोड़ी सी ट्विकिंग की, आपने प्रॉबेबली उसके अंदर एक नई चीज़ ऐड की जिससे आपको 10 की जगह 12 का आउट मिला। सो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दे रहा हो, ये बिल्कुल क्वालिटेटिव हैं। जी मुदस्सिर, ओह जी जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ जी। आइडिया के साथ वास्ट है कि बेसिकली ये इंटेंजिबल है। आपके आइडिया की जनरेशन, आपने अपने थिंकिंग प्रोसेस को, अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए अगर कुछ नया आइडिया जनरेट किया, और जो इनोवेशन है दैट इज एक्चुअली मोर टेंजिबल, कि आप उसको प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में उसको देख कन्वर्ट सकते हैं। करके उसको जब इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज इनोवेशन। उसको अगर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो। हाँ गुड, थैंक यू। सो कमिंग बैक टू दिस, अच्छा अब जब हम पोटेंशियल की असेसमेंट कर रहे होते हैं, सो उसके अंदर जैसा मैंने कॉम्पिटेंसी का बताया था कि देयर आर डिफरेंट लेयर्स, आप हर पैरामीटर को 3 स्टेप्स में डिफाइन करते हैं। सो अडॉप्टेबिलिटी है, सो अडॉप्टेबिलिटी क्या हाई है, सॉलिड है, या हाँ या मॉडरेट है, या लेटेंट है। अब अडॉप्टेबिलिटी हाई कब होती है? सो अडॉप्टेबिलिटी जिस तरह अभी किसी ने अभी हम ये जिक्र कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है या वो गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नाउ दिस इज़ आर्ट ऑफ द गाय और द रिसोर्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो यू डोंट कैरी द कल्चर, यू क्रिएट द कल्चर, ठीक है। सो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अडॉप्टेबल होना पड़ता है। अच्छा, अडॉप्टेबिलिटी वन एस्पेक्ट इज़ पीपल, वन एस्पेक्ट इज़ द पेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस पेस पे काम कर रही है, उसके साथ आप कितने अडॉप्टेबल हो रहे हैं, वहाँ पे आपकी मेजरमेंट होती है। देन इसकी फर्दर फिर रेटिंग होती है। सो हाई जो है 3, 2, 1 नॉर्मल, वी जस्ट रेटेड डाउन, क्योंकि ये 12 जब आप इनको क्या कहते हैं स्कोरिंग करते हैं, इन 4 एलिमेंट्स को, नॉर्मली 4 एलिमेंट्स को 3 के स्कोर पे रेट करते हैं, तो यू लैंड एट टोटल स्कोर ऑफ 12, जो कि हाईएस्ट स्कोर होता है। इसको स्कोरिंग के और बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको एक सिंपलर वे बता रहा हूँ। सो ईच पैरामीटर, 4 पैरामीटर्स, 3 स्कोर्स, यू रीच एट 12 स्कोर, जो कि हाईएस्ट होता है। देन यू फर्दर डिफ्रेंशिएट दैट स्कोर, मैं लिखी ना दूँ यहाँ पे, sorry, scores, or you may say the indicators, score or the capacity of that resource to fit on that particular user. So for example मैंने आपसे कहा कि एक है adaptability, so इसके 3 layers होंगे। so एक high है, एक मॉडरेट कह लें या मीडियम कह लें, और एक आप लेटेंट कह लें, ठीक है। इसी तरह आपका एक एक्शन ओरिएंटेशन है, इसके भी 3 स्कोर हैं। फिर एक आपका है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इसके भी 3 स्कोर हैं। और एक आपका है पीपल मैनेजमेंट। अच्छा, जब आप सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें आपको फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको इसको सॉल्व करके देता हूँ। सो लेट्स से हमने एक रिसोर्स लिया, उसको हमने अडॉप्टेबिलिटी पे मॉडरेट रेट किया, उसको हमने एक्शन ओरिएंटेशन पे हाई रेट किया, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे हमने उसको 2 रेट किया। अभी आपने नोट करना है कि यहाँ पे 2 सॉलिड पार्ट्स आ गए हैं, मॉडरेट ये वाले, मॉडरेट ना कहें बल्कि उसको सॉलिड कह लेते हैं। और इसको यहाँ पे हमने 1 रेट कर दिया, ठीक है। सो इसका टोटल स्कोर क्या बन जाएगा? 8। अच्छा, एक तो हम इसका ग्रिड भी बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल 1 to 5, 6 to 9 एंड 10 to 12। सो इस स्कोर में जो बंदा फॉल कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली लेटेंट के अंदर आ जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि उसके एक से ज़्यादा
या 2 कम से कम फैक्टर्स ऐसे होंगे जिस पे वो लो रेट हुआ होगा। अभी हम इसको वर्कआउट भी कर देते हैं। ये वाला बंदा सॉलिड में फॉल करेगा। उसकी वजह ये होगी कि जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि ये वाला रिसोर्स कम से कम 2 फैक्टर्स पे सॉलिड रेट हुआ होगा। एंड टू बिकम अ हाई आपको एटलीस्ट 2 के अंदर हाई स्कोर करना है, तभी आप जाके वो आते हैं। तो हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो लेट्स जो मैंने इसको 2 किया, इसको 3 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 1 कर दिया, 6 7 8 9। अच्छा, ये वाला जो केस है, दिस इज़ अ बॉर्डर लाइन सॉलिड, वी कॉल इट अ बॉर्डर लाइन सॉलिड। सो दिस गाय, नाउ कंसिडर, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बनाया, कंसिडर अ सिनेरियो, अ रिसोर्स इज़ हाई इन एक्चुअल ओरिएंटेशन, इज़ हाई इन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो पीपल मैनेजमेंट में लो नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने यहाँ पे रेटिंग गलत की है, या तो हमारी रेटिंग गलत है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पे जो बंदा एक्शन ओरिएंटेशन पे हाई है वो डिलीवरेंस में 110% है, अपनी सोच में सबसे आगे, आप उसे हाई कह रहे हैं। सो या तो ये रेटिंग गलत है, तो ऑटोमेटिकली वो 10 पे आ जाएगा, सो वो हाई पोटेंशियल में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी डिस्कशन हो सकती है कि ये 2 सॉलिड हैं और 2 हाई हैं। दिस इज़ वाई वी कॉल दीज सॉर्ट ऑफ केसेस बॉर्डर लाइन सॉलिड और बॉर्डर लाइन हाई। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है? ये 4 फैक्टर्स आपने देख लिए। सो मेरे पास लेट्स अज्यूम HR में 4 ऐसे रिसोर्स हैं जिनका मैं पोटेंशियल असेस कर रहा हूँ। मैं द बेस्ट वे टू असेस द पोटेंशियल इज़ 360 डिग्री। सो 1 स्टेप अबव 360 डिग्री, 1 स्टेप अबव पीयर लेवल एंड 1 स्टेप डाउन। सो मेरे बॉस से भी फीडबैक लिया जाएगा, मेरे पीयर्स से भी फीडबैक लिया जाएगा, और मेरे से 1 स्टेप डाउन मेरे सबॉर्डिनेट से भी फीडबैक लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी मैच्योर नहीं हैं, तो जब एज अ सबॉर्डिनेट में आता है तो मैं उसको उड़ा के रख देता हूँ तो फारगी है, इसने मुझे छुट्टी नहीं दी थी, तो मैं इसको लेटन रेड करूँगा इसके अंदर। तो बट आई हैव सीन वन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ एक्चुअली इनकलकेटेड दिस 360 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री का फ़ायदा क्या होता है? एज मच एज यू हैव असेसर्स, फॉर एग्जाम्पल 2 आपके अच्छा, इसके अंदर भी एक और कैच होती है। एक आपका डायरेक्ट बॉस होता है, एक आपका इनडायरेक्ट होता है, जिसके साथ आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं HR में हूँ तो मेरे बॉस से आप पूछेंगे, लेट्स जो मैं HR में हूँ, मेरे हेड ऑफ HR से आपने पूछा, फिर आपने HR की इंटरेक्शन तो हर डिपार्टमेंट से हो रही है, तो आप फाइनेंस को पिक कर लेते हैं कि फाइनेंस के हेड से फीडबैक लेंगे, आप सप्लाई चेन के हेड को पिक कर लेते हैं। सो ये अपसाइड है, ये बहुत मैच्योर स्टेज है, इसकी बहुत मैच्योर स्टेज है, जहाँ पे एवरीवन इज़ एजुकेटेड कि प्रोसेस क्या है, क्यों है और उसका एंड रिजल्ट क्या है। फिर आप पीयर से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, सो आप उन तमाम मैनेजर्स को जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है विद इन योर डिपार्टमेंट एंड आउटसाइड योर डिपार्टमेंट, आप उनसे फीडबैक लेते हैं। फिर ऑब्वियसली आपके सबऑर्डिनेट्स, वो टीम आप ही की होती है। 10 असेसर्स जब होंगे अप, सेम लेवल एंड डाउन, आपका रिज़ल्ट बहुत रिफाइन आएगा, अगर एजुकेटेड हैं आप सारे, अगर आप सब बहुत डिसेंटली उसके ऊपर अलाइंड हैं, आपको पता है कि मैं अगर अडॉप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो अडॉप्टेबिलिटी क्या है। हाँ, प्रोफेशनल कह सकते हैं, प्रोफेशनली एजुकेटेड है आप। नहीं करते लोग, मैंने देखा है, दिस हैज़ गॉन रॉन्ग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस हैज़ एडवर्स, वो हम परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया। सो अच्छा, इसका जो द बेस्ट वे इज़ कि आप इसको ग्रेजुअली नीचे लेकर आते हैं। सो मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको एक्सपीरियंस किया है या इम्प्लीमेंट कराया है, वहाँ पे हमने टॉप से शुरू किया, टॉप लीडरशिप को बिठा के, ब्रीफ करके, सारी चीज़ें समझा के, जब उनका बाय इन आ गया तो हमने उनसे फिर, और वो मैच्योर हो गए उस पर, दे गेव अस द रिजल्ट्स। जो देखें, ये जो मॉडल है, जैसे ही आपका कोई गलत रिजल्ट आएगा ना, वो आपको रेड फ्लैग कर देगा। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे इसको 1 रेट किया था, सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली, आप एक बंदे को 2 एरियाज़ में हाई पोटेंशियल कह रहे हैं और आप उसको पीपल मैनेजमेंट में लो कह रहे हैं, देन देयर इज सम जेन्युइन इशू विद द गाय। ऐसा अच्छा, हैविंग सेड एवरीथिंग, ऐसे रिसोर्स भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे।
अभी नहीं, एंड पे, क्वेश्चन एंड में। सो ऐसे रिसोर्सेज भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे जो कि आप कहेंगे टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप उनसे काम कहें, काम उनका कभी पीछे नहीं हटता, आप उनसे डिलीवरी मांगे स्पॉट ऑन, बट दे आर लो ऑन पीपल मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन नहीं होती डिपार्टमेंट के अंदर, कोहेजन वैसी नहीं होती, डीलिंग वैसी नहीं होती। सो होते हैं, देयर आर एक्सेप्शंस, वी लिव इन द वर्ल्ड, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। डेलीगेशन का सबसे ज़्यादा इशू होता है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी है अडैप्टेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और स्टडी, ये इंडिविजुअल केस है। हाँ, ये भी हो सकता है, एसोसिएटेड है, इट्स अ वास्ट कैटेगरी। हाँ, वो सिर्फ आपके टीम में नहीं है, वो आउटसाइड भी है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी है, वो फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, सबऑर्डिनेट, सीनियर, सबके साथ मौजूद है। सो इसलिए ऐसे क्रॉनिक केसेस भी, सो दिस इज़ वाई वी डू द पोटेंशियल असेसमेंट ना। हमें पता चलता है कि अच्छा यार ये बंदा, फिर ऐसे बंदों को ना हम रेड कलर में उनका स्कोर रखते हैं कि ये ज़्यादा डेंजरस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे लोग जो हाई पोटेंशियल होते हैं बट दे आर लो ऑन वन एरिया, और पीपल मैनेजमेंट जैसे एरिया के अंदर उनको हम वैसे ही बड़ा फोकस करके चलते हैं। उनके लिए आपको ज़्यादा इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आप उनको जाके कहेंगे ना कि आपको ये चीज़ हमने सिखानी है, तो कहेंगे मुझे तो सब कुछ आता है। दे आर ग्रूम्ड, दे हैव लर्न द हार्ड वे, तो वहाँ पे चैलेंज बहुत ज़्यादा आता है। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको पोटेंशियल पे मैप कराते हैं। अच्छा, कहाँ गए? सो हम इसको यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट्स एज्यूम, सो ये जो स्कोर मैंने आपको बताए हैं ये इस तरह से आएंगे, वीक, एडिक्वेट एंड स्ट्रॉन्ग, सो लो, लेटेंट, सॉलिड इन दिस। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला रिसोर्स हमने जब इसका ओवरऑल स्कोर टोटल किया तो ये हाई में आया, ठीक है। अब हाई का जो कॉलम है वो ये वाला है, ये आखिरी क्वाड्रेंट में कहीं फॉल करेगा, तो ये इधर से घूम के इधर आ गया। अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड करेगी कि वो किस ब्लॉक के अंदर आ रही है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस क्या है? अच्छा, एक चीज़ आपने और हमेशा याद रखनी है, सॉरी कम हो, सो अ हाई पोटेंशियल मे नॉट बी अ हाई परफॉर्मर, ठीक है, बट अ हाई परफॉर्मर शुड ऑलवेज बी अ हाई पोटेंशियल। अगर आपका एक हाई परफॉर्मर हाई पोटेंशियल नहीं है या वो लेटेंट पोटेंशियल में जा रहा है, तो देन देयर इज़ एन इशू, पे चैलेंज है, या तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या वो स्टक है, या वो शेडो में गया हुआ है। सो दैट इज़ द थिंग, ये आपने लाइन याद रखनी है। अ हाई परफॉर्मर मे नॉट ऑलवेज बी अ हाई पोटेंशियल, बट अ हाई पोटेंशियल शुड ऑलवेज बी अ हाई परफॉर्मर। सो आपका जो हाई पोटेंशियल रिसोर्स है जो इस क्वाड्रेंट में कहीं पे आके फॉल कर रहा है, वो हाई परफॉर्मर होना चाहिए, वो लेटेंट नहीं हो सकता। प्रोसेस में भी इशू आ सकता है ना, प्रोसेस जेपरडाइज है। तो फिर हम उसकी प्रोसेस की सैंटिटी को चेक करेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, जितने ज़्यादा असेसर्स होते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है। सो हमने यहाँ पे पोटेंशियल असेस कर लिया कि वो बंदा इस क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा है। आपकी परफॉर्मेंस रेट होती है गुड, एक्सीलेंट, अबव एवरेज। सो आपने अगर उस रिसोर्स को सॉलिड परफॉर्मेंस में डाला, वो ऑन टारगेट वाला है, वो हर साल 3 की रेटिंग ले रहा है, तो वो यहाँ पे फॉल करेगा। तो जब हम इसको मैच करेंगे, पोटेंशियल जनरली एनुअली देखा जाता है, एंड पोटेंशियल इज़ नॉट फिक्स, पोटेंशियल चेंज भी होता रहता है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पोजीशन एज वेल, कि आप किस पोजीशन पे मौजूद हैं। सो हमने यहाँ पे असेस किया, जो यहाँ पे आया, एंड वी सेड कि वो सॉलिड परफॉर्मर है, सो वो यहाँ पर आपके फॉल कर देगा। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई आपको मिल तो जाएंगी, आपको यही डेफिनेशंस इंटरनेट के ऊपर बहुत डिफरेंट नामों से भी नज़र आएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने हिसाब से ट्वीक करती है, ठीक है। यहाँ वाले लोगों को, यहाँ पे आप उसको राइजिंग स्टार भी बोलते हैं। यहाँ वाले लोगों को एक ऐसा रिसोर्स जो परफॉर्मर यहाँ पे पोटेंशियल जिसका लो है लेकिन हाई परफॉर्मर है, आप उसे इफेक्टिव स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आप वो एक ऐसा बंदा है, लेट्स अज्यूम वो कॉस्टिंग में है, वो बैठा हुआ है धड़ाधड़ वो अपनी कॉस्टिंग करे जा रहा है, चीता है, बट ही डज नॉट हैव द पोटेंशियल कि वो कॉस्टिंग का हेड बन सके। हाई परफॉर्मर है, हो सकता है सुंदर पोटेंशियल। मैंने इसलिए भी कहा कि हाई परफॉर्मर मे नॉट बी अ हाई पोटेंशियल। ओके, मैंने आपको केस स्टडी के बताना था। सो राइट वर्सेस राइट डिलेमा में ये हुआ कि देयर इज़ अ US कंपनी, ये आपको केस स्टडी प्रॉब्ली शायद ऑनलाइन भी मिल जाए। देयर वाज अ US कंपनी, नॉट दैट बिग, एम्प्लॉयज़ इन हंड्रेड्स, 400-500 के करीब उसके एम्प्लॉयज़ थे। दे हैड देयर सोशल मीडिया पेज, वहाँ पे कोई पोस्ट आई, एंड वन ऑफ देयर एम्प्लॉय कमेंटेड ऑन दैट पोस्ट इन सम नास्टी वर्ड्स। The CEO of that company, who was a female, she was traveling to some other state. During her flight,
उसको पता चला कि जी ये किसी कमेंट कर दिया है एम्प्लॉय ने एंड दैट हैज़ ट्रिगर्ड अ लॉट, और वो घूमते 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 उसके बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चीज़ जो है वो जल्दी फ्लो करती है, वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई। वो वहाँ पे लैंड की, अपनी उसने चीज़ें क्लोज़ की, शी केम बैक अर्ली, उसने आते ही उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया। इट वॉज़ अ वीकेंड, इट वॉज़ फ्राइडे एंड शी फाइट दैट रिसोर्स, और इमीडिएटली उसको क्लोज़ करके उन्होंने वो घर चले गए। ओवर द वीकेंड शी रियलाइज, दिस इज़ हर ओन स्टोरी, शी रोट इट हरसेल्फ, शी रियलाइज कि ये मैंने क्या किया। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, हम टॉपिक से बिल्कुल हट जाएंगे। सो whenever you face certain situation, so you reach a point जहाँ पे आपका, ये मैं टेक्निकल साइंटिफिक टर्म बोलने लगा हूँ, ये मैंने भी बहुत मुश्किल से याद किया। सो यू हैव अ कोर फ्रंटल कोर्टेक्स जो कि आपको ब्लॉक कर देता है। ये आप सबके साथ होता है। आपका जो देर इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ फ्लोइंग इन आवर ब्रेन, इसको हम बोलते हैं, सो देर इज़ अ फ्लूइड जो हमारे एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जाके हिट करता है, उसे हम बोलते हैं एमिगडाला, AMYGDALA, एमिगडाला। वो क्या होता है, व्हेन दैट फ्लूइड रन्स फास्टली, तो आपके उस एमिगडाला को जाके कोर फ्रंटल कोर्टेक्स से वो डिस्कनेक्ट कर देता है एंड इट्स हैम्पर्स यू टू थिंक कि सही क्या और गलत क्या है। तो इसको हम बोलते हैं, ये टर्म आप बेशक जाके गूगल कीजिएगा, आपको मिलेगी, एमिगडाला हाईजैक। सो यू गेट हाईजैक्ड इन अ सिनेरियो। जब आपका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है तो यू लॉस्ट दैट सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो वो कहती है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई वाज हिट बाय अ सिचुएशन, आई रैन इनटू द कॉन्सिक्वेंसेस एंड आई वाज नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग कि मुझे सोचने समझने, वो कहते हैं ना, हम सोचने समझने की सलाह देते हो यार, मुझे तो गुस्से में पता नहीं चला कि क्या हुआ, वो गाड़ी वाले ने मुझे कट मारा था तो मैंने उससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला दी। दिस इज़ व्हेन वी गॉट हाईजैक्ड। हमारा जो कोर फ्रंटल कोर्टेक्स है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो जाता है। सो आप उस कोर फ्रंटल को डिस्कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। अभी मैं आपको उसकी एक और रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। सो एक ईमेल आपके एक पीयर की तरफ से आई जिसमें उसने आपके बॉस को सीसी में रख दिया और उसने 4 5 6 बातें में कह दी, आपने तो कहा मैं इसको आज छोड़ूंगा ही नहीं, आपने टक 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 ईमेल ड्राफ्ट की, और जब आपने भेजी तो आपको रियलाइज़ है, ओहो ये मैंने क्या कर दिया। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डिटैच कर दें, लैपटॉप के आगे से उठ जाएं, सिस्टम को बंद कर दें, सिचुएशन में से बाहर निकल आएँ। अगर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है तो आप कहें मैं कल डिसीजन लूँगा जाके, फ्राइडे है तो आप वेट करें कि हम मंडे को आके इसको डिस्कस करेंगे। समथिंग इज़ प्रेसिंग ऑन यू, होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिसाइड वाइजली। सो उस बंदी ने कहा कि जब वो वीकेंड आया एंड आई हैड अ थॉट, क्योंकि ये मैंने क्या किया है, मतलब ठीक है, द गाय बिहेव्ड नास्टली, ही डिड नॉट हैड अ गुड कमेंट्स अबाउट द वट एवर द पोस्ट वॉज अबाउट द कंपनी, बट उसका इम्पैक्ट बाकी 500 पे क्या आया होगा। मैंने उन लोगों को बोलने सोचने की सलाहियत को बंद कर दिया। सो एवरी वन विल वर्क फॉर मी, दे विल नेवर कम अप विद एनी आइडिया, दे विल नेवर स्पीक अप टू मी। शी केम बैक ऑन मंडे, कॉल्ड अपॉन दैट गाय, रिस्टोर्ड हिम ऑन द फ्लोर एंड अपोलोजाइज्ड हर। सो शी सेड दैट वाज द राइट वर्सेस राइट। उसने कहा मैंने सोचा कि मैं अगर नहीं करती तो क्या होगा और अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा। सो मैंने राइट तो कर दिया था कि मैंने उस बंदे को उसमें फ़ौरन निकाल दिया, बट देयर वाज अनदर सिचुएशन कि मैंने अगर उस सिचुएशन को आज सही नहीं किया, सो मेरी जो बाकी ऑडियंस है कितना इमोशनल एंड मोटिवेशनल इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा, सिर्फ डाउन, वो ड्रेन हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ शी मैनेज एंड शेड कि मैं कहाँ पे हाईजैक हुई एंड आई हैड अ राइट वर्सेस राइट डायलॉग। ग्लोबल आपने वो एक नेचुरल प्रोसेस, यस, एंडोक्राइन सिस्टम आपका उसके ऊपर कोई होल्ड नहीं, वो प्रोड्यूस होगा एंड अल्टीमेटली यू रिस्पॉन्ड। ये जो आपने बात की है कॉर्टेक्स वाली, ये हमेशा बाद में आएंगे। सो वो जो आपका ग्लोपामाइन है, डोपामिन जो भी है, वो बड़े, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो जब मैं कल यहाँ एंटर हुआ था तो वो मेरा भी बहुत तेज़ था, तो मेरी टांगें ऐसे ऐसे काँप रही थी कि पता नहीं क्या होगा। और अगर वो हो रहा है आपका तो इट्स मीन यू आर नॉर्मल, और अगर नहीं हो रहा तो यू शुड वरी अबाउट इट।
कि यार ये क्या हुआ है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट है जो कि खुद ही के ऊपर वो भी ओवर कॉन्फिडेंट। सो अगर तो आपका वो हो रहा है, दिस मीन्स यस। सो द बेस्ट वे इज, पता नहीं आप लोगों ने कल देखा कि नहीं देखा मेरे हाथ में कोई चीज़ थी। सो इट इज़ बीइंग नॉर्मल। सो आई हैव एक्सपीरियंस ओवर टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, किसी ऑडियंस को फेस करते हैं, 400 500, इट इज़ नॉर्मल दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। नहीं वो ये जो भी फ्लूइड का नाम ले रही है वो सही ले रही है। सो वो आपको एंग्जाइट करते हैं एंड देन दे ब्रिंग यू इनटू द सिचुएशन कि आपकी बॉडी जो है वो शेकिंग में है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। द बेस्ट वे टू डू इज़ दैट के होल्ड ऑन टू समथिंग, यू कैन पुश दिस थिंग, आप इसको दबाएं अपनी जेब में तो हाथ डालना इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट इट्स ऑलवेज गुड टू होल्ड समथिंग इन टू योर हैंड, बिकॉज आपकी जितनी भी एंग्जाइटी है वो आप इस हाथ से निकाल सकते हैं। सो आप इसको चेंज करें। आई एम नॉट श्योर कि सो आई ऑलवेज डू दिस बिकॉज आई एम अ नॉर्मल बीइंग। मैं जब भी किसी ऑडियंस के सामने जाता हूँ, अननोन ऑडियंस के सामने जाता हूँ, सो देयर इज़ अ फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, हर बंदे के अंदर होता है, रिजेक्शन। तो फियर ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर फियर ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, कि पता नहीं आपकी बात, इट्स नॉर्मल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। सो वो अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो यू आर सक्सेसफुल।